मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, तो आई बिकेम साइकियाट्रिस्ट बाय चॉइस। सर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी बताइए। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हार्ट अटैक है, शिज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकियाट्रिस्ट के लिए है, और शिज़ोफ्रेनिया साइकियाट्रिस्ट ही ट्रीट करते हैं। मैं ये बहुत क्लियर कर देता हूँ। और एक कैपग्रा सिंड्रोम होता है, उसमें तो पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, आप कोई और हो, मेरे हस्बैंड की तो मौत हो चुकी है। और सर इस तरीके की चीज़ें कॉमन हैं, इस तरीके की बीमारियां, पर लोगों को पता नहीं है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो बिजली के झटके होते हैं, तो यू आर सेइंग इट इज इफेक्टिव इन वेरी स्किज़ोफ्रेनिया। इफेक्टिव। अमेरिका में एंटी साइकेट्रिक वेव चली थी, लोगों ने इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किए थे। उसके बाद इस पर रिसर्च हुई थी, तब भी ये पाया गया था कि ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये ना बहुत बड़ा भ्रम है कि साइकेट्रिस्ट ऐसी गोलियां देते हैं जिससे दिमाग सुन्न पड़ जाता है, आदत पड़ जाती है। यहाँ तक भी पेशेंट बोलते हैं कि वो अपने पैसे कमाने के लिए पेशेंटों को दवाइयों पर डाल देते हैं। एंटी साइकोटिक का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, रिलैप्स इज अ रूल रादर देन एक्सेप्शन। क्या सच्चाई है डिप्रेशन की, और क्या इस तरीके की लेबलिंग भी हो रही है? कई बार ना वर्ड हैपनिंग बन जाते हैं। यू आर स्किज़ोफ्रेनिक, सिमिलरली आई एम डिप्रेस्ड। लेट मी डिफाइन व्हाट इज डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू DSM-5। हमारे प्रोफेसर्स ने सिखाया था कि अगर आप ये पूछोगे ना कि बीमारी कब हुई थी, तो हो सकता है पेशेंट को याद ना हो, बट आप पूछोगे राखी से पहले हुई थी, दिवाली के बाद हुई थी, तो पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर। तो बहुत बार मजाक करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ जो फ्रेंडली रहते हैं, होली दिवाली पे मिल जाया करो, ठीक रहोगे। तो बाइपोलर भी अपने आप में बहुत ही कॉमन है, जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, और कई बार लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं होती। तो नाम है बाइपोलर। तो एक ही इंसान में दो तरह के लक्षण होंगे, यहाँ पे यूं अलग नहीं होंगे, यहाँ पे यूं अलग होंगे। There can be increased sexuality, increased religiosity, increased donations. मेरे एक पेशेंट था, उसने नाई से बाल कटवाए और उसको अंगूठी दे दी हीरे की। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा चैनल मेंटल हेल्थ का है, पर अभी तक हमने हार्डकोर मेंटल क्लिनिकल इलनेसेस के बारे में बात नहीं करी है अपने चैनल में। पर आज के हमारे एपिसोड में हमारे गेस्ट जो है एक साइकियाट्रिस्ट हैं, और जिनके साथ हमने इलनेसेस के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, इनको डीपली समझा है, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी है। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। इनका क्लिनिक है अ ब्यूटीफुल माइंड नाम से, और ये इनके ब्यूटीफुल माइंड नाम से इनका चैनल भी है फ्रेंड्स यूट्यूब में, जो बहुत ही पॉपुलर है। ये बहुत ही पैशनेट हैं अपने वर्क के लिए, इसीलिए ये इतना अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी काम करते हैं। इनका एम्पैथी, इनका पैशन इनके काम के लिए दिखता है, जो आज की कन्वर्सेशन में भी आपको दिखेगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मेंटल हेल्थ इलनेसेस। अमिता जी, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। व्हेन आई वाज 13 आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे क्लियर था कि मैंने MBBS ही करनी है, और मुझे लगता था MBBS करते ही लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, लड़की भी मिल जाएगी, एक फ़ोन भी मिल जाएगा जो बाद में उस टाइम आए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद मुझे लगा कि MD करनी पड़ेगी। तो मैंने बैठ के डिसाइड किया कि मुझे MD कौन से सब्जेक्ट में करनी है। बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, आई डिड जॉब आल्सो फॉर 4 years प्रायर टू माय MD सिलेक्शन। क्योंकि अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा अच्छी लड़की मिलने के लिए मुझे MD करनी पड़ेगी। दैट वाज द रीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हाटएवर ऑप्शंस आई वाज गेटिंग आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने एंट्रेंस की तैयारी की और मेरा MD में सिलेक्शन हो गया, और आई डिड साइकियाट्री बिकॉज मेरे को सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो आई बिकेम साइकियाट्रिस्ट बाय चॉइस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई न्यूरोसर्जन बनता है तो यूजुअली वो पैशनेट ही होता है, बिकॉज न्यूरोसर्जरी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप पहले MBBS करेंगे, फिर MS सर्जरी करेंगे, उसके बाद आप एक और डिग्री करेंगे। बट साइकियाट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई और ब्रांच करना चाहते हैं, बट आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए आप साइकियाट्री चूज कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं, अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं थियोरेटिकली, बट उतने पैशनेट नहीं होते अपने ब्रांच को लेके। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ साइकियाट्रिस्ट इवन बिफोर आई गिव एंट्रेंस एग्जाम। So when I got selected, मेरे फादर ने ही कहा था कि तू पीडियाट्रिशियन क्यों नहीं बन जाता, बोलने में अच्छा लगेगा, बच्चों का डॉक्टर बनना। एंड इंटरेस्टिंगली आई वाज मैरिड आल्सो बिफोर गेटिंग सेलेक्टेड। मेरा हनीमून तो सारा एंट्रेंस की तैयारी में ही निकल गया था। सो तब मेरे फादर इन लॉ भी नहीं चाहते थे कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूं। तो व्हाट आई वांट टू से बाय दिस इज कि ये तो बहुत देर की बात है कि पेशेंट साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहता है कि नहीं। जब खुद डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट बन रहा होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश नहीं होते कि वो एक साइकियाट्रिस्ट बन रहा है।
और मैंने 12 साल पढ़ाया भी है बच्चों को, जैसे नीट पीजी की जो तैयारी करते हैं डैम्स में, उनका फैकल्टी रहा 2019 तक। तो काफ़ी बच्चे जो साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते थे वो मुझसे फ़ोन पे बात करते थे कि सर साइकियाट्रिस्ट कितने पैसे कमाता है, कितने पेशेंट पर डे देख लेता है, कैसा लाइफस्टाइल होती है। अक्सर उनके पेरेंट्स और उनके दोस्त उनको मना करते थे कि कुछ और नहीं कर सकता। अच्छा। और मेरे अपने दोस्त, मुझे एक दोस्त मुझे याद है, वो स्किन स्पेशलिस्ट है काफ़ी अच्छा, यूज्ड टू से कि सोच लो, क्योंकि वो मेरा जूनियर था और वो मेरा फ्रेंड था, तो हम दोनों इकट्ठे एमडी की तैयारी कर रहे थे। वो सिलेक्ट हुआ, स्किन स्पेशलिस्ट बन गया, मैं सिलेक्ट हुआ, मैं साइकियाट्रिस्ट बन गया। तो मतलब कोयले की दलाली में हाथ तो काले हो ही जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इवन मेरे पेशेंट भी मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप सुबह से शाम तक देखते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सेट रहता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो ठीक है बट कई सालों तक आप यही काम करते रहोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा या दिमाग आपका थोड़ा हिल तो नहीं जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ आई मेड वाज बिकम ए साइकियाट्रिस्ट। माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेंटिंग बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ साइकियाट्री। माय इक्वेशन विद माय वाइफ अगर जैसी भी है, अच्छी या बुरी तो मैम ही कमेंट कर पाएंगी, मैं तो क्या बोल पाऊंगा। दैट इज बिकॉज ऑफ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड यू बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। राइट। तो जो फ्रेंड्स को डील करना है, जो पेशेंट्स को डील करना है, लोगों से बात करनी है, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आई डिसाइडेड टू बिकम ए साइकियाट्रिस्ट। बट देयर वाज एन इनिबिशन, और वो इनिबिशन कब खत्म हुआ? जब मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए प्रैक्टिस से। ओके। तो मेरा एमडी में एम्स में सिलेक्शन हुआ, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी मोर। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैं बात करने में अच्छा हूँ, फ्रेंडली हूँ, मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल काफ़ी है, तो जब मैंने फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की तो जितने भी मेरे आसपास के डॉक्टर्स थे, व्हेन दे स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल कि ये होमली सा बंदा है, इससे बात की जा सकती है, तो जितने भी मेरे एरिया के बड़े डॉक्टर्स हैं उनके सबके फैमिली मेम्बर्स मैंने देख रखे हैं दूर के, क्योंकि जो डॉक्टर होगा उसका कोई अपनी फैमिली में या दूर की फैमिली में किसी ना किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होंगी, बहुत कॉमन। अगर आप WHO की रिपोर्ट से जाएंगे तो 25 से 50% लोगों को एक प्रोफेशनल हेल्प की लेने की जरूरत है कभी। बिल्कुल। आई एम नॉट सेइंग कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बट 15% को अगर डिप्रेशन होता है मेल्स में, और 15% को मेल्स में डिप्रेशन होता है, लगभग 25% को फीमेल्स में होता है वंस इन अ लाइफ टाइम। राइट। और ज्यादातर जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं वो रिपीट होती हैं, कि अगर डिप्रेशन एक बार हुआ है तो 2-3 साल के बाद दोबारा भी हो सकता है। तो उन सबके जब मैंने फैमिली मेंबर्स देखे तो उसके बाद लोगों का रुख थोड़ा बदल गया। और बल्कि मैंने अपने एमडी टाइम में एक रिसर्च भी प्रेजेंट की थी हमारे एक सीनियर ने, उसमें था कि हाउ पीपल रीच टू ए साइकियाट्रिस्ट। तो उसमें था कि दे माइट गो टू ए फेथ हीलर, व्हिच इज ओके, कोई रिलीजियसली किसी फेथ हीलर के पास जाना चाहता है, उसका विश्वास है। बल्कि मैं खुद अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के साथ अभी मेहंदीपुर बालाजी गया था, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट आल्सो एंड बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल आल्सो रिलीजियसली, टू अंडरस्टैंड कि मैं भी समझ रहा था कि अगर किसी के पास पैसा कम है या उसको रिलीजियस या स्पिरिचुअल फेथ बहुत ज्यादा है, तो वहां जाके एटलीस्ट उसको ये फीलिंग तो आती है उसने अपने घर वाले के लिए कुछ किया। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ ठीक भी हो जाती हैं, तो अगर उसकी वजह से उनकी फेथ भी मेंटेन रहती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। फेथ एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वेस्टर्न बुक्स में हम पढ़ते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजियस एंगल्स को उस एंगल से नहीं देखते जो हमारे को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो मैं उस श्रद्धा के भाव से गया था, मैं किसी ऐसे वो क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट की तरह कुछ स्पाइंग करने नहीं गया था। एंड आई टॉक टू, वहाँ पे पुजारी से भी मैंने बात की थी, पेशेंट से भी बात की थी, लोगों से भी बात की थी, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाई साइकोलॉजिकली पीपल गो, बिकॉज इंडिया में पैसों की समझ है, और साइकियाट्री थोड़ी ना पॉश ब्रांच है। पॉश ब्रांच कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, किसी की अगर बैक में पेन होता है तो वो फटाफट डॉक्टर के पास जाएगा ताकि वो ऑफिस जा सके, घर का काम कर सके। बट जब साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं तो वो समझ नहीं आती हैं एक्चुअली। बेसिकली शायद यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कोई साइकियाट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। वो जब पीक पर आती है तब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पर अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। उसमें जो कॉमन इलनेसेस होती हैं, जो खतरनाक इलनेसेस मानी जाएंगी साइकियाट्री में, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक हार्ट अटैक होता है, उसी तरह साइकियाट्री के लिए स्किज़ोफ्रेनिया होगा, राइट, या कोई सुसाइडल हो जाता है, या मेनिया के पेशेंट में कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से तो ऐसा क्लेश हो जाता है। कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, अभी जैसे मैंने रिसेंटली जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो उसमें बोल रहे थे कि एक डॉक्टर जो काफी बड़े डॉक्टर हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं वही बात के, तो वो बोल रहे थे कि हम साइकियाट्रिस्ट को ना परेशान होना बंद होना चाहिए कि हमें कोई पागलों का डॉक्टर बोलता है, बोलने दो, कम से कम बात तो करें लोग उसके बारे में। सही बात है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और मेरे फादर भी उस टाइम यही कहना चाह रहे थे कि बच्चों का डॉक्टर बन जाए तो बोलने में अच्छा लगेगा कि बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। अगर साइकियाट्रिस्ट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि पागलों का डॉक्टर है। बट वंस यू मेक मनी, वंस यू हेल्प योर ओन रिलेटिव्स, मेरे अपने काफी रिश्तेदार हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं, राइट।
और तो वैसे भी इसलिए फिर अब देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड बढ़ती चली जा रही है, और खासकर हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा साइकेट्री के केस सामने आने शुरू हो गए हैं। पहले तो शायद इतना लोग नहीं आते थे आगे, छुपते थे, बताने की नहीं करते थे। अब अवेयरनेस बढ़ने की वजह से इसकी नीड भी बहुत बढ़ गई मैम है। उसका ना सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं। मैं जब छोटा था, राइट नाउ आई एम 50, आई थिंक मैं 8 या 9 इयर्स का था, तो मैं ये सुनता था कि वो बिस्तर पे सोए फिर वो मर गए, या वो पूजा कर रहे थे फिर वो गिर गए। अच्छा। तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक हुआ हो, नोबडी गॉट एग्जामिन। तो कार्डियोलॉजी भी एक लेवल पे एक टाइम पे ऐसे थी सही कि लोगों को बात पता है। ही नहीं होता कि हार्ट बताइए। अटैक भी कोई चीज़ है। राइट राइट राइट। तो वो बोलते थे यहाँ प्राण निकल गए, वहाँ प्राण निकल गए, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद अभी मैं एक बीकानेर कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मेरे प्रोफेसर मिले थे मुझे, 72 इयर्स के हैं सर, डॉक्टर प्रोफेसर खंडेल वाले, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे एम्स के। तो सर कह रहे थे कि राजीव, जब हम स्टूडेंट थे ना तो स्किज़ोफ्रेनिया भी एक बड़ी बात होती थी। 20-20 साल हो जाते थे, उसके बाद पे घर वाले स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को हमें दिखाते थे। राइट। तो हमने वो टाइम नहीं देखा। हमने वो टाइम देखा कि किसी को ओसीडी है, डिप्रेशन है, तो वो थोड़ा डिले कर रहा है, बट स्किज़ोफ्रेनिया या वायलेंट पेशेंट तो फटाफट आ रहा है। तो पहले मैंने खुद बाद में रिसर्च की या सर से भी जो कॉन्वर्सेशन हुई, उसमें ये देखा था कि लोग बांध देते थे गाँव के बाहर लोगों को, और उसके बाद वो 10-10 साल 20-20 साल वैसे ही रहते थे, या उनकी डेथ भी हो जाती थी इस चक्कर में। मुझे एक इंटरेस्टिंग केस याद है अभी भी दिल्ली में, जो मेरे साथ हुआ था। उसमें था कि मेरे को घर बुलाया उन्होंने, तो वो ऑलरेडी 6 घर बदल चुके थे क्योंकि उनके बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया था। तो जब मैं उनके घर गया, जो उन्होंने खरीदा था इस बार, तो उनका जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने मुझे डिप्रेशन के लिए दिखाया था। तो उसने मेरा नाम रेफर किया कि आप डॉक्टर राजीव को दिखा लो। तो पेशेंट की इतनी बुरी हालत थी कि मुझे घर जाना पड़ा, और शायद 10 साल पुरानी बात हो गई है। अच्छा। तो जब मैं उनके घर गया तो फर्स्ट फ्लोर, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, वो ठीक से एरिया में थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा था और फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा था, और उस कमरे में वो विदाउट क्लोथ पड़ा हुआ था, उसको बांधा हुआ था चेन से एक साइड से। आई वॉज शॉक्ड सीइंग द पेशेंट इन सच ए कंडीशन इन दिल्ली। और उसको मैंने एक इंजेक्शन लगाया क्योंकि दवाई लेने की भी कंडीशन में नहीं था, जिसका 1 मंथ तक इफेक्ट रहता है। 3 इंजेक्शन में वो मेरी क्लिनिक पे आना शुरू हो गया था। अच्छा, ओके। अब उसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी कर दी थी। मैं से कोई ऐसा मैसेज नहीं नजर कि शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, मैंने अच्छी फैमिलीज में देखा है कि बच्चे जो होते हैं, कभी मेल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है या फीमेल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, फैमिली मेंबर्स कुछ चेक नहीं करते अगर उनसे उनको बेटर फैमिली मिल रही होती है, और उसके बाद वो शादी कर देते हैं, बाद में उनको पता लगता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, आई गॉट इट। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट ही इम्प्रूव टू ए लेवल कि अब वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते थे, तो उसकी शादी भी हो गई, वो काम भी करने लग पड़ा। मतलब अवेयरनेस की कितनी कमी थी, उससे पहले उन्होंने सब कुछ वो कराया। सर, मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा मेरे व्यूअर्स को शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी बताइए। व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़, इसमें क्या सिम्पटम्स होते हैं और किस तरीके से ये, मतलब इसके और रीज़न्स भी क्या होते हैं? क्या जेनेटिक ही इसका एक रीज़न होता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बचपन के एक्सपीरियंसेस भी इसका फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए मैम, अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हार्ट अटैक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकियाट्रिस्ट के लिए है, और स्किज़ोफ्रेनिया साइकियाट्रिस्ट ही ट्रीट करते हैं। मैं ये बहुत क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो फिजिशियन को भी आप दिखा सकते हो। स्किज़ोफ्रेनिया के हम बेसिक सिम्टम्स की बात करते हैं जो फैमिली डील करती है एक्चुअली। उसमें कानों में आवाज़ें आना, शक करना, उसमें पेशेंट को ऐसा विश्वास होना कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की प्लानिंग हो रही है, और खाने में कुछ मिलाया हुआ है। कई बार घर वाले, खासकर अगर फीमेल्स होती हैं, तो अपना खाना भी अलग से बनाती हैं। अच्छा, ओके। चाय भी अलग से बनाती हैं। कई बार, पहले तो, अब आजकल मोबाइल की बात है, जब मैं पीजी कर रहा था तो अक्सर ये कॉमन सिम्टम होता था, घर वालों को वो टीवी नहीं देखने देते थे। उनको लगता था कि टीवी से कोई रेज आ रही है, कोई वेव्स आ रही है, उनको कंट्रोल कर रही है। आजकल लोगों को लगता है कि उनका मोबाइल हैक हो रहा है, उनके पासवर्ड्स चोरी हो रहे हैं, और उनके ऊपर कुछ गलत हो रहा है। तो जब तक ये बात ये रहती है कि ऑफिस में लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये है, और ऑफिस में पॉलिटिक्स होता भी है कई बार, तो फैमिली मेंबर विश्वास नहीं करती। बट जब पेशेंट ऐसा बोलने लग जाता है कि घर वाले ही मेरे खिलाफ हैं, और एक कैबरा सिंड्रोम होता है, उसमें तो पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, आप कोई और हो, मेरे हस्बैंड की तो मौत हो चुकी है। अच्छा, तो इस लेवल के भी सिम्टम्स आते हैं जो बहुत कॉमनली होते हैं। हाँ, डिल्यूजन्स हो जाती है, एग्जैक्टली जो आप वर्ड यूज कर रही हैं। तो डिल्यूजन्स होती हैं, हैलुसिनेशंस होती हैं। अब डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशन में क्या फर्क होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, स्पीच होती है, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ये 5 लक्षण होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ विच इज फर्म, विच इज आउटकीपिंग विद एजुकेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, इट इज मॉर्बिड इन ओरिजिन। अगर मैं इसकी सिंपल हिंदी करूं, एक विचार जो पक्का है, जो गलत है, जो बाकी लोग नहीं मानते, उस पर अगर वो प्रूफ भी दे दें तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और वो क्यों ओरिजिनेट हुआ या मॉर्बिड इन ओरिजिन, वो भी उसका पेशेंट की कोई एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये एक
सुपरस्टिशन है, Right. अंधविश्वास है। तो अगर बिल्ली रास्ता काट गई और मान लीजिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा हूँ तो मैं आ ही जाऊंगा, नहीं रुकूंगा होपफुली। कोई ज्यादा ही होगा तो वो ऐसा करेगा, वेट करेगा किसी और की गाड़ी निकल जाए फिर आएगा। राइट, फिर आएगा। ठीक है, बट ये जो बिलीफ है ये कॉमन बिलीफ है लोगों में, सोसाइटी ऐसा बिलीव करती है। राइट। तो इट इज फॉल्स बिलीफ, बट इट इज नॉट आउटकीपिंग विद सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। राइट, जो हमारा कल्चर है या मेरे जो बड़े बूढ़े हैं वो भी ऐसा कहते थे और कहते हैं कि सुबह पेपर देने जा रहे हो तो कुत्ता मिल जाएगा, तो बढ़िया काला कुत्ता मिल जाएगा, या कौवा काय क्या करेगा तो घर में कोई आने वाला है। राइट। उसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट लोग मानते हैं, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, दैट इज नॉट डिल्यूजन। इट इज अ फॉल्स बिलीफ बट इट इज नॉट फैमिली मेंबर्स और कल्चरली एक्सेप्टेड। राइट, इट इज सोसाइटल, चल रहा है, चलता आ रहा है सदियों से, तो लोग मान लेते हैं इसको। ठीक है। तो डिल्यूजन वो होती है, इट इज अ फॉल्स बिलीफ व्हिच इज फर्म, व्हिच इज आउट कीपिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, अब ऐसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें, चलो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करते हैं कि शक कर रहे हैं, अब पेशेंट कई बार ऐसा भी बोलता है कि जो मम्मी है उसी का पापा के साथ अफेयर चल रहा है, या कोई प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है घर में, या CIA जो है USA की वो मेरे पे नजर रख रही है, वो वेव्स भेज रहे हैं। PG टाइम करते हुए तो एक पेशेंट था, वो बोलता था जॉर्ज बुश को मैंने मैसेज किया था, उसको मैंने बता दिया था कि हरिकेन कटरीना आने वाला है। राइट। तो नाउ दिस इज ए बिलीव जहाँ फैमिली मेंबर्स भी समझ रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, इसका संतुलन बिगड़ चुका है। और मॉर्बिड ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई लॉजिक नहीं है उस बात का। अगर आप उससे पूछोगे आपको कैसे पता लगा, मुझे आइडिया लग गया, मुझे वेव्स आ गई, मुझे रेडियोथेरेपी आ गई, हवा में नशा है, व्हाटएवर एक्सप्लेनेशन द पर्सन विल गेट। इसमें एक और इंटरेस्टिंग डिल्यूजन है जो काफी मिस आउट हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटी। ये स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया में तो डिल्यूजन्स भी होंगी, हैलुसिनेशंस भी होंगी। अच्छा। तो एक और डिसऑर्डर है जो सिर्फ डिल्यूजन्स होती हैं, दैट इज डिल्यूजन ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है माय स्पाउस इज चीटिंग ऑन मी। तो उसमें भी एक एग्जांपल में क्या होता है कि वाइफ जो है वो बालकनी में खड़ी थी और वो हंस रही थी। अब अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर रही है, हंस रही है, लेकिन हस्बैंड नीचे से आया, उसको लगा किसी और को देख के हंस रही है। उस पर लड़ाई भी हो गई, मार पिटाई भी हो गई। तो उसमें क्या है कि वो हंस रही थी, इसका मतलब वो खुश है, और 3 दिन से हमारा सेक्स नहीं हुआ तो शायद इसने सेक्स किया है। And this sounds very weird. Right. This is what is morbid origin. Right, I got that. और सर इस तरीके की चीजें कॉमन हैं, इस तरीके की बीमारियां, पर लोगों को पता नहीं है। इस वजह से जैसे आपने बोला लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वायलेंस होगा घर के अंदर, और लोगों को ये नॉर्मल लगता है कि ये ओके है, वायलेंस तो होता है। अभी स्किज़ोफ्रेनिया पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि मेरी आदत है इधर-उधर जाने की। ठीक है सर। तो उसमें हैलुसिनेशंस में क्या होता है, जैसे कानों में आवाज आना। वैसे तो जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, मुंह से हम टेस्ट कर सकते हैं, नेक से स्मेल कर सकते हैं, सॉरी नोज से स्मेल कर सकते हैं, और टच कर सकते हैं। राइट राइट। ठीक है, तो और भी सेंसेस हैं बट हम फिलहाल फोकस उन्हीं पे करते हैं। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ऑडिटरी, राइट, कानों में आवाज आना। तो फैमिली मेंबर बताते हैं कि ना ये खुद से बातें करता है। क्यों बातें करते हैं पेशेंट? क्योंकि उनको कान में आवाज आती है। क्यों आवाज आती है? जो आपने पूछा था कारण क्या होता है, डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल है जो हम सबके माइंड में है, आपके माइंड में भी है, मेरे माइंड में भी है। अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हम कुछ ऐसी चीजें को एहसास करने लगते हैं जो पहले होती नहीं थी। अच्छा, तो कोई नहीं भी बात कर रहा है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। राइट, हाँ। और आपका रूम काफी बढ़िया है तो और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन अगर मुझे ये लगने लगे कि बाहर 4 लोग बैठे खड़े हैं, वो बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में प्लान कर रहे हैं कि जैसे ये इंटरव्यू करके आएगा हम इसे जान से मार देंगे, तो आई कैन नॉट फोकस ऑन द इंटरव्यू, आई विल बी फियरफुल। कई बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बोलते हैं आजकल हमारा ये पेशेंट बहुत डरा डरा रहता है। तो मैंने कहा अगर आपको लगेगा कि बाहर आप जाओगे आपको कोई जान से मार देगा, आपके कोई पीछे पड़ा है, उसको ये भी भरोसा नहीं है कि आप भी उसके साथ हो या नहीं। कई बार उनको ये भी लगता है कि डॉक्टर से मिले हुए हैं, मुझे पागल प्रूव कर देंगे, मेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे, एनीबडी विल बिकम एंग्शियस। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको ये पक्का लग रहा है और वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। सो वन इज देयर इज अ डिल्यूजन, गलत सोच। अगर सिर्फ डिल्यूजन है तो डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, यू कम बैक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हेलुसिनेशंस की बात आ गई। ये 2 मेन प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं जो घर वालों को दिखाई देते हैं। और डिल्यूजन में भी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड परसिक्यूशन। रेफरेंस कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं रोड पे जाता हूँ मुझे देख के थूक रहे हैं, हंस रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब पीपल वांट टू पनिश मी और हार्म मी। परसिक्यूट कौन करती है? पुलिस। जैसे पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरे खाने में जहर मिला दिया है, मुझे जान से मार देंगे। पहले ऑफिस वाले या आस पड़ोस वाले। कई पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते, तो उनको ये लगता है कि पड़ोसी ही मेरे पीछे पड़ा है, मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली दे आर ओके। तो फैमिली ना पड़ोसियों से ही लड़ लेती है,
पुलिस केस भी हो जाते हैं। बट जब घर वाले अपने घर वालों की बात करने लगते हैं, सॉरी पेशेंट अपने घर वालों पर ही शक करने लगता है, तब उनको रियलाइज करता है कि इनकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, अब दिखाने की जरूरत है। सही बात है। उसके अलावा कुछ 3 सिम्टम्स और हैं। वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, जो कैटाटोनिया में ज़्यादा कॉमनली होता है, और एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में कई बार होता है कि बात करते हुए यहाँ की बात करते हुए कहीं और पहुंच गए, फिर कहीं और पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए। उसको हमारी भाषा में लॉस ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। बट अब साइंस इतनी तरक्की कर गई, साइंस नहीं सॉरी, लोग इतनी समझदार हो गए हैं कि इससे पहले ही वो अक्सर डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो जैसे मेरे प्रोफेसर खंडेलवाल हैं, उन्होंने ऐसे पेशेंट देखे होंगे ज्यादा जिनमें लॉस ऑफ एसोसिएशन उन्होंने देखा होगा, मैंने कम देखे हैं। बट मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक बात कर रहे होते हैं, फिर ये कोई और बात करने लग जाते हैं, फिर कोई और। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सलमान खान को अभी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, कुत्ता भौंक रहा है, इतना डिसएसोसिएट, फूल जो है पता नहीं कौन से, मतलब वन सेंटेंस इज नॉट कनेक्टेड विद अनदर सेंटेंस। आई गॉट दैट, कहीं से कहीं कुछ भी बोल रहे हैं। तो वर्ड, अगर हम वर्ड पे भी ध्यान दें, लॉस ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक सेंटेंस जो एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आई गॉट दैट। सिमिलरली बिहेवियर में भी वो वियर्ड बिहेव करेंगे, एक जगह जाके खड़े हो जाएंगे, दीवार की तरफ देखने लग जाएंगे। ये इतना कॉमनली नहीं दिखाई देता क्योंकि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के लेवल पे ही इतनी अवेयरनेस इंडिया में बढ़ गई है कि लोग दिखा देते। मतलब मैं तो अभी 50 का हूँ, बट 50 साल पहले भी लोग ECTs करवाते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो इन्हीं पेशेंट्स का होता था। अच्छा, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ECT सबसे बढ़िया काम करता है। अच्छा, ओके। स्टार्ट स्किज़ोफ्रेनिया पे हुआ था, बाद में डिप्रेशन और सुसाइडल। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो बिजली के झटके होते हैं। ओके, उसमें क्योंकि पहले दवाइयां इतनी अच्छी नहीं थी, और ECTs मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 70+ इयर्स हो चुके हैं आए हुए, और वो प्रूवन थेरेपी है, तो दिस वाज वेरी इफेक्टिव। अच्छा काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करता है। कई बार तो डॉक्टर्स जो होते हैं अगर उनके फैमिली मेंबर होते हैं, उनको सजेस्ट करो कि आप इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवा लीजिए, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होते। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा बोला जाता है इनह्यूमन है, और ऐसा लगता है कोई पुरानी थेरेपी है, तो यू आर सेइंग इट इज इफेक्टिव इन स्किज़ोफ्रेनिया। अमेरिका में एंटी साइकेट्रिक वेव चली थी, लोगों ने इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद इस पे रिसर्च हुई थी, तब भी ये पाया गया था कि ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, ओके। और रिसेंटली भी मैंने एक लड़का 18 समथिंग का, उसकी मदर ने मुझे बताया कि मेरी उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा। तो मैंने तो ECT की उनसे मैंने खुद ही बात नहीं की। उन्होंने कहा मेरी मम्मी को लगा था, मेरी मम्मी को भी स्किज़ोफ्रेनिया था, इसमें लगा के देखें क्या। अच्छा। और उसके लगाने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, जो पिछले 6 महीने से नहीं आ पा रही थी। अच्छा, ओके। अभी की बात है, ये हार्डली 15 दिन पहले डिस्चार्ज हुआ। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो मेनली एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, रेयर केसेस में जरूरत पड़ेगी मेडिसिन, मेनली एंटीसाइकोटिक्स। इट इज द लास्ट ऑप्शन, बट इट इज हमारी बुक में लिखा होता है, इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, जैसे गोल्ड को स्टैंडर्ड मानते हैं ना लोग, मार्केट में जब शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाती है। आई गॉट दैट। डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क इज नंबर 1 इंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो कंफर्टेबल है वो लगवाए, नहीं तो मेडिसिन लेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि जो काम 6-8 हफ्ते में होना होगा वो 2 हफ्ते में हो जाएगा। 2 हफ्ते में। जैसे गाड़ी को धक्का मारना है तो आप निकल जाएंगे एक बार हाईवे पे, उसके बाद तो गाड़ी चली पड़ेगी। आई गॉट इट। और ये कितना इसमें सही होने के चांसेस होते हैं? मैं टॉपिक पूरा कर लेता हूं, मेरी आदत है इधर उधर जाने की ना। अच्छा, ठीक है। नहीं, ठीक। एक डिल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो गया, उसके साथ हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के 5 साल में तो एक्चुअली पॉजिटिव सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करते हैं, कानों में आवाजें आना, शक करना, कईयों के से ज्यादा भी कर सकते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है वो चीजें जो इंसान पहले किया करता था अब नहीं कर पा रहा बीमारी की वजह से। अच्छा, okay. और उसका अपोजिट होता है पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं वो चीजें पैदा हो गई जो बीमारी की वजह से नहीं थी, जैसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन, इसके बारे में हमने बात कर ली। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर मुझे एग्जैक्टली याद आते हैं तो 5 हैं, जैसे एलोजिया, कम बात करना, या 1 वर्ड आंसर देना, जाना है, हाँ, नहीं, खाना खाना है, नहीं, हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो वर्बल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, जितना वो बात कर, एलोजिया जैसे ना। अच्छा। अफेक्ट मतलब इमोशंस, जैसे एक होता है डिप्रेशन में कि इंसान दुखी है, एक है इमोशनल रिस्पॉन्स ही नहीं है, फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं जैसे। अच्छा, ओके, वो स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। आजकल इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता, हमारे प्रोफेसर या कोई पुराने केसेस होते हैं। और मैंने तिहाड़ जेल में ना एक NGO में काम किया था, तो मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी। अच्छा, बिकॉज पुलिस वाले जिन बैगर्स को रोड से उठा के लाते थे, उसमें ना एक कॉन्सेप्ट भी है, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड टू शेयर बट इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं बच्चों की वो केयर करते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। बट जब भाई बहन पे बात आती है तो 90% लोग वट एवर रीजंस, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पेसिंग, दे डोंट आर नॉट एबल टू केयर, एंड मेनी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स लैंड अप ऑन द स्ट्रीट्स। तो काफी सारे जो भिखारी होते हैं
मैंने खुद अपनी गाड़ी से देखा, एक बार क्या हुआ था कि गाड़ी क्रॉस कर रही थी मेरी ऐसी, एक बंदे ने सडनली ईंट उठाई और मेरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में से फेंकी। मुझे गुस्सा भी नहीं आया क्योंकि आई अंडरस्टैंड ही वाज स्किज़ोफ्रेनिक। उसने बोरियां बांधी हुई थी, अजीब सा ड्रेसअप हुआ था, ऐसे ही बात कर रहा था। और एक बार मुझे बचपन में याद है, मैं दूध लेने गया था, आई थिंक आई वाज इन 4th क्लास। तो एक लड़का था, उसका ब्लड चल रहा था यहाँ से, उसने भी बोरी बांधी हुई थी, यंग सा था और वो डरा हुआ था और सारा क्राउड ऐसे देख रहा था उसको जैसे कोई नुमाइश लगी हो या कोई सर्कस चल रही हो। उस टाइम मैं समझ नहीं पाया था, मैं बहुत घबरा गया था। और अगर मैं 4th स्टैंडर्ड में आऊंगा तो आई वुड बी 9 years, आई एम 50, तो 41 years पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। नाउ आई अंडरस्टैंड एज अ साइकियाट्रिस्ट कि दैट वाज स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। काफी बार आपको ऐसे लोग, मेरे को एक और याद है, आई थिंक आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई वेंट टू माय फादर्स प्लेस इन शादरा, नॉट शादरा हॉस्पिटल, अंकल के घर गए थे हम। मेरे फादर मर्चेंटिंग में थे, वो पापा के पुराने फ्रेंड थे। तो सडनली एक लड़का निकला जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो मेरी सिस्टर भी थी, मैं भी था, मेरे फादर भी थे, मदर भी थी। जैसे होता नहीं मिडिल क्लास में कोई बताते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, हम एक दूसरे पे रिस्पॉन्स नहीं देते। बट इट्स स्ट्राइकिंग, वेरी स्ट्राइकिंग कि somebody without clothes in a very odd shape moving around, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया ही रहा होगा। आई गॉट दैट। तो इस तरीके से इनको परिवार वाले एक टाइम पे आकर के लाइक अबंडन कर देते क्योंकि वो संभाल नहीं पाते, टेक केयर नहीं कर पाते। और मैंने बुक्स में पहले पढ़ा था, बट जब तिहाड़ जेल में मैंने एनजीओ में काम किया अपनी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में अराउंड 1 year, निर्मल छाया करके है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है उनका। अच्छा। और अक्सर क्या होता है, जब वीआईपी मूवमेंट होती है, किसी फॉरेन की डिग्नेटरी ने आना होता है, तो वो रेड लाइट्स पे जो भिखारी होते हैं उनको वो उठा लेते हैं। अच्छा। तो उनमें से कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको मेडिसिन दी और वो 2 महीने में ठीक हो गए। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, अगर उनके घर वाले भी देते तो वो ठीक हो जाते, बट वो स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं। उनमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी मिलती है, जो लॉस ऑफ एसोसिएशन होता है, राइट। उनमें डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी मिलता है, वो यूं देख रहे तो देख रहे हैं, ऊपर देख के बात कर रहे हैं आसमान में। तो वो सारी चीजें उन पेशेंट्स में मिलती हैं, आजकल जो घरों में रहते हैं उनमें नहीं मिलती। पुराने ज़माने में मतलब 100 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिक्स का एक ही ट्रीटमेंट होता था कि उनको अजाइलम में डाल दो, मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो। राइट। अब 90 to 95% पेशेंट्स घर में ही हैं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। राइट, बट बस अवेयरनेस क्रिएट करने अब नहीं मैम, अब मेरे प्रोफेसर के लेवल पे वो वाली हालत थी जो अभी साइकोलॉजिकल, जैसे अभी हम अगर ADHD की बात करें, तो जो ADHD का हाल है आज की डेट में, वो 70 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिया का था। आई गॉट दैट। हाँ, मैं समझ गई सर। मतलब इवॉल्व हुई है कि पहले स्किज़ोफ्रेनिया पिक्चर में आया, फिर उसके बाद डिप्रेशन पिक्चर में आया, आजकल चाइल्ड साइकियाट्री आई हुई है। अच्छा। जिसमें क्रिटिसिज्म भी होता है कि बहुत सारे, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, बट मोटिवेशनल स्पीकर और ये वो एनर्जी तो है, कैसे भी यूज करो। तो मैं तो चाहता हूँ कि इन स्पीकर्स को भी डिप्रेशन हो, इनके बच्चों को ADHD हो, ताकि ये ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएं, ज्यादा बेटर वीडियोस बनाएं अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी एक्सपर्ट से बात करें। इवन मूवीज में मैम क्या होता है, अभी मैं कौन सी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूँ शायद मैं, तो उसमें बोल रहे थे कि हमने एक एक्सपर्ट रखा होता है जो मैथ अगर जो बोर्ड पे इक्वेशन भी लिखी हुई है मैथ की, तो उसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है एक एक्सपर्ट से बात, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं लाइफ में, वो कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, वो सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। हमें बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मौका मिलता है लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने का। जब आप ऊंचाई को भी देखोगे और गहराई को भी देखोगे, बेटर आंसर कर पाते हो। सही बात है। और हमारी गलती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कि हम उसको अच्छे से प्रमोट नहीं करते, तो जो ओपिनियन मेकर्स है लोग उन्हीं की बात मानेंगे। और ये फैक्ट है, अगर आपका पड़ोसी बोलता है मैंने सरदर्द के लिए दवाई खाई थी, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप वो दवाई खा लोगे बजाय एक डॉक्टर बोलने के। ट्रस्ट इज नॉट द राइट वे, यू गो फॉर एन एक्सपर्ट। जैसे आपका स्टूडियो इतना अच्छा है ना, बिकॉज आपने आर्किटेक्ट से कराया होगा, राइट, या आपका टेस्ट अच्छा है तो हो सकता है आपने भी कराया होगा। नहीं, मैंने प्रोफेशनल से कराया है। तो इसलिए मैम उसमें अब जो नई जनरेशन है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे आई डोंट वांट टू डाइग्रेस द टॉपिक, मैं जैसे ADHD की बात की, तो ज्यादातर जो बच्चे आते हैं या तो उनके पेरेंट्स लेके आते हैं जो यंग है, या जो 35-40 में काम कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से वो आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने YouTube पे सर्च किया और उन्होंने बोला मैंने घर में बताया भी नहीं, और मैं घर में बताऊंगा तो मेरी दवाई बंद कर देंगे। और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि मैंने किसी को ट्रीट किया और वो ठीक हो गया, उसके घर वालों को पता लगा, उन्होंने दवाई बंद करा दी, फिर दोबारा दिक्कत आई, ऑफिस में डांट पड़ी, फिर दोबारा दवाई शुरू हुई। आई गॉट दैट। तो अभी स्किज़ोफ्रेनिया मैं एक बार खत्म कर देता हूँ। तो डिल्यूजन्स होगी, हेलुसिनेशंस होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया, नेगेटिव सिम्टम्स हो गए। नेगेटिव सिम्टम्स में इमोशंस की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई, कम बातचीत करना हो गया। एवोल्यूशन होता है लैक ऑफ ड्राइव, अंदर से कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं होती।
जैसे आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं सारा दिन, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अभी तो नहीं, लगभग 17 साल पुरानी बात है जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। काफ़ी रिच फैमिली थी वो, तो उन्होंने मुझे होम विजिट के लिए घर पे बुलाया। क्यों बुलाया? उनका बेटे की तबीयत तो खराब हुई थी जब वो 11-12 स्टैंडर्ड में था। ठीक है। फैमिली बहुत अमीर थी और बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट था, तो उन्होंने लंदन भेज दिया कंप्यूटर कोर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद वो 6 महीने बाद ही वापस आ गया और वो 25 साल का हो गया था, तो उन्होंने भेजा होगा 17 साल में। पिछले 8 साल से एक रिच फैमिली जो दिल्ली में रह रही है, उन्होंने कभी इलाज नहीं कराया। अब क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जीजे के साथ उसको बात करनी पड़ेगी, बेटी की शादी होने वाली है, जो बेटी उससे बड़ी है, और इसको मिलनी करनी होगी जो हिंदूज में होती है, तो मिलनी कैसे करेगा और बेइज्जती हो जाएगी। ओके। तो जब मैंने उससे बात की, क्योंकि उसके सिम्टम्स डिल्यूजन और हेलुसिनेशन लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं थे, बट वो 1 साल से फर्स्ट फ्लोर पे ही था। वो कभी कभी नहाता था हफ्ते में एक बार, पिज़्ज़ा और बर्गर मंगाता था और नॉवेल्स पढ़ता था, और कुछ नहीं करता था। अच्छा। तो एक सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें डिल्यूजन्स नहीं होती, हेलुसिनेशंस नहीं होती, बट सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और मोर देन 1 ईयर होता है। इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन डायग्नोसिस, बट ये मेरे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग होता है। भाई ऐसी चीज़ आप एमडी करते हुए नहीं देखते। हाँ, सही बात है। मतलब ये पहली बार ही सुना है कि जिसमें आप, मतलब ये अलग ही सिम्टम है कि आप नहा नहीं रहे हो, आप ऊपर बैठे हो, अलग बैठे हो, और डिल्यूजन हेलुसिनेशन नहीं है आपको। कोई डिल्यूजन्स नहीं है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है। हाँ, लोग सर्च करना चाहेंगे तो दे कैन राइट डाउन सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, तो ये से डिप्रेशन के अंदर क्यों नहीं आया, ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्यों आया? देखो मैम, डिप्रेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो 2 होते हैं, एनिडोनिया एंड सैडनेस ऑफ मूड। ठीक है। मेरा मन उदास रहता है, मेरा रोने का मन करता है, और कई बार पेशेंट ये भी कहते हैं कि मेरा रोने का मन करता है, मुझे रोना नहीं आता इसलिए दुख होता है। अच्छा, ओके। तो मूड डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले मूड की बात करेंगे। दूसरा है एनहीडोनिया। हिडोनिया का मतलब होता है मजा। अच्छा। एनहीडोनिया का मतलब होता है नहीं आ रहा मजा, जिन चीजों में आता था मजा आता था। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा था लगता था, या क्रिकेट मैच देखना, तो उसको क्रिकेट मैच देखना भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कोई रोज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता था, आजकल 15 दिन हो गए उसने स्टोरी नहीं डाली, बिकॉज 2 वीक्स इज द टाइमलाइन जब आप डिप्रेशन को डायग्नोज करेंगे। तो पेशेंट जब आएगा इस कंप्लेंट से आएगा, और ये सिम्टम 2 हफ्ते या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो डिप्रेशन अच्छा। बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। अच्छा। क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है फैमिली में। ओके। फैमिली मेंबर्स भी देख पाएंगे पेशेंट में सिग्निफिकेंट। स्किज़ोफ्रेनिया का जो क्राइटेरिया, पहले एक्यूट साइकोसिस बनेगा 1 मंथ तक, ICD-10 को फॉलो करते हैं तो 1 मंथ के बाद हम स्किज़ोफ्रेनिया बना पाएंगे। APA जो गाइडलाइंस है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, तो उसमें तो पहले ब्रीफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, 1 to 6 मंथ्स के बीच में स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म होगा, अच्छा। फिर 6 महीने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया होगा, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो सकते हैं, तो फटाफट ही पता लग जाता है। बट अगर पेशेंट में डिल्यूजन ही नहीं हो रही, हेलुसिनेशंस ही नहीं हो रही, सिर्फ नेगेटिव सिम्टम है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है मैम, चौथा अगला ये जो मैं बताने वाला था, दैट इज एनिडोनिया। अब एनिडोनिया डिप्रेशन में भी है, और एनिडोनिया स्किज़ोफ्रेनिया में भी है। और आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद ही बोलने वाला था एनिडोनिया, वो तो आपने खुद ही बता दिया। अब यू हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो मैम एनिडोनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया वाला जो डिप्रेशन वाला एनिडोनिया होगा, उसमें पेशेंट के फैमिली मेंबर किसी शादी में जाते हैं, तो उसको दुख लगेगा, बट उसका जाने का मन नहीं करेगा। वो ये भी शायद पूछ सकता है कि शादी में कौन आए थे, मेरे बारे में पूछा नहीं पूछा, और फिर दुख होगा उसको, और हो सकता है ना भी पूछे। बट स्किज़ोफ्रेनिया में तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा कि उसे जाना है। एनिडोनिया इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट विल डेवलप। फर्स्ट इट विल बी डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, और शुरू में अगर मैंने बात की थी तो मैंने कहा था शुरू के 5 साल में पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी बीमारी बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है, फिर एक लेवल पे अटक जाती है, चाहे ट्रीटमेंट कराओ या ना कराओ, और नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो चीजें पहले नहीं थी वो आनी शुरू हो जाती हैं। और पॉजिटिव सिम्टम्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और अक्सर मेडिसिन भी पॉजिटिव सिम्टम्स को बेटर इंप्रूव करती है कंपेयर टू नेगेटिव सिम्टम्स। ओके। तो पेशेंट की बातचीत, उसकी मोटिवेशन लेवल, उसके इमोशंस, अब जैसे डिप्रेशन में होगी सैडनेस, स्किज़ोफ्रेनिया में होगा फ्लैट इफेक्ट। अच्छा, तो उस लड़की को सैडनेस नहीं थी, फ्लैट इफेक्ट ज्यादा था उसको। उसके पापा ने खुद ये वर्ड यूज किया था मैम मेरे सामने, कि घर में कोई मर जाए, चोरी हो जाए, या घर में कोई बड़े अच्छी बात हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वाज क्लासिकल सिम्टम जिससे मैंने डायग्नोसिस क्लिंच किया था। अच्छा, ओके। और अब पता नहीं जो भी बात थी, वो पहली बार 1 साल बाद नीचे आया था ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से। अच्छा, पूरा टाइम फर्स्ट फ्लोर पे? पूरे 1 साल से वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था, पिज्जा मंगाना, बर्गर मंगाना, एंड फ्रॉम 80 ही वेंट टू 125। ओके। और मुझे उनकी गलती नहीं लगी, मुझे लगा कि ये एज ए प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी है कि हम अवेयरनेस को जनरेट करें। मतलब जैसे आई विल थैंक यू ऑल्सो कि आप एज साइकेट्रिस्ट को बुला रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट में आप बुलाएंगे तो डेफिनेटली सेलिब्रिटीज को बुलाना होता है, बाकी लोगों को बुलाना होता है, बट मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कोविड के बाद ये और खुल के लोगों को समझ आया, लोगों ने वीडियोस देखे, उनको डिप्रेशन के बारे, जब लोगों ने आसपास मौत देखी, उसमें क्या था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। राइट। यू अंडरवेंट सच ए स्ट्रेस
which you never expected in your life. जो हमारे बड़े बूढ़े भी हैं उन्होंने भी इतनी खतरनाक सिचुएशन को नहीं सामना किया जो एज ए कोविड के टाइम लोगों को अपने फैमिली मेंबर की डेथ को देखना पड़ा, उनकी डेड बॉडीज को नहीं मिल सकते, कोई अब्रॉड है, कोई इंडिया में है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की लाइन लगी हुई है। मैंने खुद को सारे टाइम कोविड में काम किया था, बट सेकेंड वेव में तो मैंने भी अपना क्लिनिक महीने के लिए बंद कर दिया था। मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि अगर तू और तेरी फैमिली को चाहिए होगा तो हम एडमिट करा देंगे, अपने स्टाफ या टीम के लिए मत बोलियो। मतलब दैट वाज द लाइन व्हिच माय बेस्ट फ्रेंड्स टोल्ड मी, बिकॉज मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं तो एडमिट नहीं करता, बट मेरे फ्रेंड्स तो हैं जो मेरी केयर करते हैं। तो उन्होंने मुझे साफ इंस्ट्रक्शन दी कि राजीव तू अगर बीमार हुआ, तेरी वाइफ बीमार हुई, तेरे बच्चे हुए तो हम देख लेंगे, बट अगर तू बोलेगा कि तेरे क्लिनिक में कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई तेरा प्यून है या तेरा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है, उसके लिए हम कोई नहीं। बट दिस वाज द टॉक व्हेन दे टोल्ड मी दैट आई शट डाउन माय क्लिनिक, व्हेन थिंग्स इंप्रूव्ड आई अगेन ओपन माय क्लिनिक। तो मैंने कोविड को वैसे बहुत क्लोजली देखा है एज ए साइकियाट्रिस्ट, और मैंने रियल सिनेरियो में लोगों को बात करते देखा है और मरते भी देखा, और हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनको ये गिल्ट हो गया कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को आखिरी मोमेंट्स में बात नहीं कर पाए, बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रेस का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई था उस समय, उसकी वजह से ना अब जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे शेयर मार्केट गिरती है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में बढ़ जाता है, कोविड के टाइम में भी अपॉर्चुनिटी थी। तो उसी तरह जब मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ी और लोग ठीक हुए तो उनका विश्वास बढ़ गया। राइट, दे आल्सो फाउंड कि दिस इज आल्सो एन ऑप्शन, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। राइट, जैसे बच्चों की बात करूं मैं, ADHD आपके भी दिल के करीब है जो आप बात कर रहे थे, और मेरे भी दिल के करीब है। तो उसमें क्या होता है कि ADHD के टाइम जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे घर पे, तो पहले तो वो टीचर को बोलते थे कि क्लास टीचर ध्यान नहीं देती। राइट, बच्चा एक ही है, दो पेरेंट्स दोनों घर पे हैं, दादा दादी भी हैं, वो फोन पे क्लास ही नहीं अटेंड कर रहा, उसका दिमाग ही किधर और है, उधर उधर और है, घर वाले उसके असाइनमेंट कर रहे हैं। तब उनके मन में टीचर्स की इज्जत भी बढ़ी, उनको पता लगा कि बच्चे में सही में प्रॉब्लम है भाई, बाकी बच्चे तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारा बच्चा तो सोया ही रहता है, प्रोकास्टिनेट करता रहता है, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट कैमरा ऑफ कर देता है, बट गेम खेलने के लिए बहुत बढ़िया है। और कई पेरेंट्स जो कभी फोन देना ही नहीं चाहते थे जिंदगी में, उन्होंने लैपटॉप खरीदे। मैंने उन दिनों यूट्यूब की वीडियोस ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि काम तो था नहीं और लोग वीडियोस देख भी रहे थे। तो लॉजिटेक के वेब कैम मिलने बंद हो गए थे क्योंकि लोगों ने इतने कैमरास खरीदे थे। तो ये तो रियल में, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बहुत यंग जनरेशन भी रिलेट कर सकती है। राइट, क्योंकि सबने कोविड देखा है। राइट, सो दैट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि स्ट्रेस से क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सर मैं यही जानना चाह रही थी कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये क्या जेनेटिकली ही ज़्यादा होता है या एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकता है? अगर जेनेटिक्स में नहीं है मान लीजिए, और एनवायरनमेंट घर का ऐसा स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहा है, अल्कोहलिज्म है, मार पिटाई होती रही और बच्चा बहुत स्ट्रेस से बचपन गुजरा है, क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके? देखिए मैम, जेनेटिक तो ये होता है फॉर श्योर है। उसका रीज़न क्या है कि जनरल पॉपुलेशन में 1% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। ठीक है, इसका मतलब 100 में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको आप बदल नहीं सकते। 100 में से एक इंसान। फर्क ये होता है कि मैम किसी को हार्ट अटैक होता है, वो मेदांता गए, डॉक्टर त्रिहन को दिखा के आए, दे विल फ्लॉन्ट। बट अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास कोई गया तो दे वोंट फ्लॉन्ट। पहले तो साइकियाट्रिस्ट बनना नहीं चाहते लोग, फिर वो दिखाना नहीं चाहते हैं, एंड दे वोंट टेल कि आई वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट, तो फैमिली उसको छुपाएगी। राइट, वो फिर वो घूमना बंद कर देगी, वो शादियों में जाना कम कर देगी, बट वो उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताएगी। और मैं तो ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, रिसेंटली मैंने एक बहुत बढ़िया फैमिली देखी और उन्होंने अपनी बेटी किसी का घर ब्याई, वो और भी बड़ी थी, बट उनके बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया था। फादर वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ही केम फॉर हिज डिप्रेशन फॉर ट्रीटमेंट टू मी। अच्छा, ओके। तो बहुत बार ना छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये भी शादी के टाइम भी नहीं बता रहे। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि लड़का लड़की को आपस में बात कर लेनी चाहिए, घूम लेना चाहिए, जितनी मर्जी बढ़िया फैमिली हो, जितनी मर्जी अमीर हो, अल्टीमेटली शादी आप लड़के या लड़की से करते हो। सही बात और मैंने अपने कैरियर में बहुत बार देखा है, मेरे से वो पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि बता देना। अब आइडियली तो यही आंसर होता है, बट प्रैक्टिकली ये ऑप्शन नहीं बताते लोग, और उसको वो लेयर अप करते हैं मनी से या बाकी चीज़ों से, एंड दे गेट मैरिड। और उसमें कई बार तो फीमेल के राइट्स भी इतने खतरनाक है कि अगर फीमेल को स्किज़ोफ्रेनिया, एम्स में देखा था एक बार, फीमेल स्किज़ोफ्रेनिक थी, उसकी शादी हुई, शी वाज नॉट रेडी टू चेंज हर अंडरगारमेंट्स फॉर 7-8 days, शी वाज नॉट रेडी फॉर सेक्स विद द हस्बैंड, एंड ही वाज अ लॉयर। अच्छा, ओके। एंड डिस्पाइट अ लॉयर ही वाज हेल्पलेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वाज हेल्पलेस। उसे पता था कि अब प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है और वो फंस गया है।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो बोलते हैं कि ये तो संस्कारी है, ज़्यादा बात नहीं करना, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। आज के ज़माने में बात करनी चाहिए। कभी आपको फैमिली के बैकग्राउंड और उनके पैसे पे नहीं जाना चाहिए, बाकी जो भी खास ख्याल रखना चाहिए। मैं 2-3 क्लोज फ्रेंड्स देख चुका हूँ बचपन के, जिन्होंने अपने एक स्किज़ोफ्रेनिक बच्चे की, जिसकी तबीयत शादी के लायक नहीं है, शादी कर दी है दोस्त की बच्चे, बेटे या बेटी के साथ। अच्छा। एंड आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है, अगर कोई ठीक है, आपने बता दिया है, किसी प्यार मोहब्बत वाली बात है, इट्स ओके, बट किसी को ऐसे धोखा देना ही अच्छी बात दैट्स सो ट्रू सर। सर, ये स्किज़ोफ्रेनिया मेडिकेशन से कितना इसका ठीक होने के चांसेस है और दोबारा आने के? जेनेटिक वाला में आंसर रह गया। हाँ। मैं बता दूं, 1% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर किसी की मम्मी या पापा को स्किज़ोफ्रेनिया, बिकॉज दिस इज द सेकंड क्वेश्चन पीपल आस्क, राइट। इसको तो सर ये हो गया, जैसे किसी की शादी भी हो गई, और कई बार ऐसा होता है शादी के बाद भी होता है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। राइट। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जो ऑनसेट है वो 15 से 35 साल के बीच में होती है। तो 25 साल में किसी की शादी हो गई और 30 साल में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, तो इसमें तो उसके घर वालों की कोई गलती नहीं है। सही बात है। अब ये तो जिसकी बीमारी है उसके लिए भी अनफॉर्चुनेट है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके लिए भी अनफॉर्चुनेट है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सही बात है। ठीक है, तो उसमें 10% चांस होगा कि उनके बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अच्छा, तो ये जेनेटिक हो गया। राइट। ठीक है, 10%। 10%। अच्छा। 1% तो अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली में कोई स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री नहीं है, किसी पड़ोसी के बच्चे हैं, किसी को भी हो सकता है। आई गॉट दैट। ठीक है, अब वो कितनी जनरेशन पुराना है, क्या है, वो ऊपर वाले ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी की मदर या फादर को है तो 10% होगा। अब 10% का मतलब है कोई 10 बच्चे तो पैदा नहीं करने वाला। राइट। तो चांस की बात है कि 2 बच्चे उन्होंने किए, एक किया, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होगा या नहीं होगा, बट रिस्क जो है वो 10%। और ये क्लिनिक पे लोग बकायदा सवाल पूछते हैं कि सर इसका तो जो होना था हो गया, इसके बच्चों का क्या होगा, पूछते हैं लोग। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू दे आस्क। उसके बाद अगर भाई बहन में है तो रिस्क थोड़ा सा 8% के आसपास आ जाता है। अच्छा, ओके। दोनों पापा मम्मी को है तो रिस्क और बढ़ जाएगा। ट्विन्स हैं तो लगभग 47% होता है। तो ट्विन्स में आइडली तो 100% होना चाहिए अगर कंप्लीटली जेनेटिक होता। तो इसका मतलब है जेनेटिकली जिनको हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, उनको भी 50% चांस है कि वो आएगा बाहर की नहीं आएगा। उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल है। अब कितना रोल है ये मुझे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो मेनली इट इज जेनेटिक, बट एनवायरमेंटल ऐसा देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे तालाब में मछली है, डंडा मारोगे तो ऊपर आ जाएगी, बट अगर मछली है ही नहीं तो जितने मर्जी डंडे मारो वो ऊपर नहीं आने वाली। तो किसी की लाइफ में जैसे कई बार घर वाले ब्लैकमेल भी करते हैं, किसी के बेटे या बेटी को स्किज़ोफ्रेनिया, बेटी को खासकर अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो ब्लैकमेल करते हैं कि इसके ससुराल वालों ने टॉर्चर किया है इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया। दैट इज नॉट ट्रू। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, सुसाइडल भी हो सकती है आपकी बेटी, बट कोई टॉर्चर करके स्किज़ोफ्रेनिया नहीं पैदा कर सकता। नाउ यू गॉट इट मैम। किसी कोई प्रोन था स्किज़ोफ्रेनिया के, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गया तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रेस सिर्फ एक ट्रिगरिंग फैक्टर था, बट किसी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल बना दी आपने तो उससे डिप्रेशन हो सकता है उसको। जैसे कोविड ने डिप्रेशन दिया, एंग्जाइटी दी, ये पॉसिबल है, बट कोविड ने किसी को स्किज़ोफ्रेनिक कर दिया टेंशन की वजह से, ये पॉसिबल नहीं है। आई गॉट इट सर। तो उनके लिए होप क्या है? जैसे आपने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है डिल्यूजनल होता है, बहुत सारा इसके सिम्टम्स आपने बताए जो बहुत ही मतलब हृदय को हिला देने वाले हैं। पर इनके लिए होप क्या है? क्या मेडिसिन में इनके लिए होप है? हाँ, मेडिसिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो 30% लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छा, ओके। और काफी लोगों की ये धारणा है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉन्टिन्यूअस इलनेस है, व्हिच इज नॉट ट्रू। इट इज एपिसोडिक आल्सो, कि एक बार हुआ, किस्मत अच्छी है तो 2-5 साल के लिए कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर हुआ, फिर उसके बाद कभी 5-10 साल के बाद हुआ और खत्म, बस ये ऐसे इसी पैटर्न में होता है। तो एपिसोडिक इलनेस है और पूरी रिकवरी अगर होती है तो पूरी नॉर्मल लाइफ काटी जा सकती है, बस दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, विद मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन। मेरे पास तो ऐसा भी पेशेंट रहा है कि माँ रो रही है कि डॉक्टर साहब आप इसकी दवाई शुरू कर रहे हो और बेटा आईटी प्रोफेशनल है और अच्छा काम कर रहा है और बिल्कुल ठीक हो गया। बोल रहा क्यों रो रही हो, दवाई है तो सही, ठीक तो हो गया मैं, दवाई तो खानी है। मतलब जो पेशेंट है वो ठीक हो गया इस लेवल पे कि वो अपनी अच्छी से जॉब भी कर रहा है और वो अपनी माँ को मेरे सामने ही काउंसिल कर रहा है कि दवाई तो खानी है, माँ इसमें रोना धोना क्यों कर रही है अगर मैं ठीक नहीं होता। बट ये भी एक हार्ड कोर फैक्ट है, 70% लोग इकोनॉमिकली, मतलब पैसा कमाने के लायक नहीं हो पाते, शादी के लायक नहीं हो पाते और रिश्तों को निभाने लायक नहीं पाते। तो इन शॉर्ट दे डू नॉट कैनॉट टेक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो 30% तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ओके। जो बाकी 70% है उसमें भी काफ़ी रिकवरी आती है, बट इकोनॉमिकली या इमोशनली प्रोडक्टिव के लिए उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।
उसमें से थोड़ा सा एक सेगमेंट होता है 10-20% का, जिसमें आप जितनी मर्जी दवाइयाँ दे लो, कुछ कर लो, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आती। अच्छा, ओके। उसमें एडमिशंस की जरूरत भी पड़ सकती है या ECTs की जरूरत भी पड़ सकती है। अच्छा, बट 80 to 90% विल हैव ए गुड रिस्पॉन्स, 30% विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल। अच्छा सर, क्या इसकी दवाइयाँ एक लेवल पे जैसे वर्क कर रही हैं, एक टाइम के बाद जाकर के उनका इम्पैक्ट कम होता है या नहीं, चेंज ऐसा होने नहीं की होता, जरूरत ऐसा नहीं होता। नहीं? नींद की गोलियों ये ना बहुत बड़ा भ्रम है कि साइकियाट्रिस्ट ऐसी गोलियां देते हैं जिससे दिमाग सुन्न पड़ जाता हाँ, 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 है, ऐसे सुना है आदत पड़ जाती है। यहाँ तक भी पेशेंट बोलते हैं कि वो अपने पैसे कमाने के लिए पेशेंटों को दवाइयों पर डाल देते हैं। ये सब मैं फेस करता हूँ। तो एंटीसाइकोटिक का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है मैम, अच्छा सर। रिलैप्स इज अ रूल रादर देन एक्सेप्शन। मतलब अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है, अब ये अनफॉर्चुनेट है बट यही एक सच है साइंटिफिकली, कि आपको डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मेनिया है, OCD है, एंग्जाइटी है, ADHD है, जो भी है बीमारियां, अब ADHD तो चलो फिर भी ठीक हो जाता है 50% का 18 ईयर्स 20 ईयर्स से पहले। ज़्यादातर बीमारियां बाकी लोग आपका साथ निभाएं ना निभाएं, ये निभाती हैं। बट इसमें भी कैटेगरी होगी। कैटेगरी कैसे होगी? मतलब मान लो किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, ठीक है, आपने मेडिसिन दी, महीने में ठीक हो गया। मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने उनको कहा आपको 1 साल के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, रिसर्च कहती है कि 1 से 2 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, तो कई लोग मान जाते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, कई लोगों को लगता है ठीक हो गए, बंद कर देते हैं दवाई। अच्छा, अब बंद करने से क्या होता है, दोबारा बीमारी हो जाती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादातर बीमारियों के लिए ट्रू है। हम दवाई देते हैं उस टाइम पीरियड को कवर करने के लिए जिसमें इंसान बीमार रहने वाला था। मान लीजिए 2 साल के लिए उसको स्किज़ोफ्रेनिया रहने वाला था, उसके बाद वो खुद ही 4-6 साल के लिए ठीक रहने वाला था, फिर दोबारा होने वाला था। तो एज ए डॉक्टर हमने जब उसको एंटीसाइकोटिक दी जिसने उसका डोपामिन लेवल कम किया, तो वो महीने भर में ही ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही हमने दवाई बंद की, डोपामिन लेवल फिर बढ़ गया। फिर से बढ़ गया। तो मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैंने क्योर किया है, जड़ से खत्म किया है। मैंने केयर की है अच्छे से एज ए साइकियाट्रिस्ट। वो मेडिसिन जो रिसर्च में ऑलरेडी प्रूवन है, मतलब मेडिकेशन रेगुलरली, मतलब वो एपिसोड वैसे ही 2 साल के लिए रहने वाला था। अच्छा, अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भी जाते, आप झाड़ फूक कराते, आप पूजा करते, आप कुछ भी नहीं करते, तब भी वो ठीक हो जाता। अच्छा, ओके, फिर वो कई साल तक ठीक भी रहता और आपकी ये बिलीव भी रहती कि ये ठीक हो गया फॉर वट एवर रीजंस। कई बीमारियां होती हैं जैसे जुकाम है, वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। राइट, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप CT स्कैन कराओ, MRI कराओ अपने चेहरे का या ना कराओ, तब भी वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, वायरल अगर आपको हुआ है तो। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे इलनेस 1-2 साल तक चल रही है, तो उसमें मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज करना, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, झाड़ फूक, भगवान की पूजा या मौलवियों के पास जाना, इट्स ओके। ये मैम दवा दुआ का कॉन्सेप्ट भी है और मैं इसमें लिटरली बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं कहने के लिए कह रहा हूँ, मैं रियली बिलीव करता हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद भी रिलीजियस आदमी हूँ, बीच में एथीस्ट भी था, खुद भी रिलीजियस आदमी हूँ। तो मैंने मंदिरों में, गुरुद्वारों में लेक्चर्स भी लिए हैं और लोग अच्छे से रिसीव करते हैं और वो बात समझते हैं और बताते भी हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं। और इवन मेहंदीपुर बालाजी जब मैं गया था तो वहाँ पे भी वो बोलते हैं कि 5 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी, 6 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी, और कई बार वो खुद पुजारी लोग बोलते हैं आप डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा, तो अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है। और बाकायदा जब मैं गया था तो मेरे होटल के नीचे कुछ प्रोग्राम चल रहा था झाड़ा उतारने का, जो 12 घंटे चलने वाला था। एंड आई हैड रिस्पेक्टफुल फीलिंग फॉर दोज फैमिली मेंबर्स कि जो वो कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं ना। राइट, हो सकता है उनको सरकारी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, उतना रिलीफ नहीं मिल रहा, प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भगवान उनको ये मन की तसल्ली तो दे रहा है ना कि वो अपने मरीज के लिए कुछ कर रहे हैं। सही और अगर उनको कन्वर्जन डिसऑर्डर है, हिस्टीरिया, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। तो क्रेडिट जिस मर्जी को मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, घर वालों को तसल्ली होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेस्टर्न से ना हम कई बार पूरी कॉपी कर लेते हैं, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इवन जैसे जिस फीमेल की शादी हो जाती है उसमें सुसाइडल रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। जो इंसान रिलीजियस होता है वो सुसाइड कम करता है, बिकॉज उसको लगता है ऊपर वाला देख रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें प्रोटेक्ट भी करती हैं, बट कई बार ये इरिटेट और परेशान भी करती हैं, तो हमें वो समझना पड़ेगा। तो अगर हमने दवा दी, हमने बोला 1 या 2 साल के लिए दवा लेनी है, उन्होंने दवा ली, उसका हमने भी बंद कर दी, मैं खुद ही बोलूंगा बंद कर दो, बट मैं बंद करने के अगर 2-5 साल के बाद दोबारा बीमार हुए, फिर दोबारा 1-2 साल ही देंगे, फिर बंद कर देंगे। बट अगर बंद करते कोई दोबारा बीमार हो जाता है, फिर मुझे देनी पड़ेगी। और अगर पूरा रिकवर नहीं हो पाता तो मुझे जिंदगी भर देनी पड़ेगी। और पूरा रिकवर नहीं होता इज मोस्ट डिफिकल्ट पेशेंट्स, बिकॉज उनके फैमिली मेंबर्स को लगेगा डॉक्टर पूरी तरह समझ नहीं पाया, शायद इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, और उनका हक बनता है कि वो 2nd, 3rd, 4th जितनी मर्जी ओपिनियंस लेना चाहते हैं ले। अभी कल ही मैंने एक पापा को देखा जो मेरे पास आए, और वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे, तो
उन्होंने बेस्ट साइकेट्रिस्ट को ऑलरेडी सबको दिखाई रखा है, तो मुझे भी वो चेकआउट करने आए वीडियोस देख के यूट्यूब पे। तो अभी तक उन्होंने घर वालों ने दवाई शुरू नहीं की थी। अब मैंने देखा है कि जो फैमिलीज बहुत ही एजुकेटेड होती हैं या बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, उनमें अलग ही लेवल की प्रॉब्लम होती है। वो नॉलेज ही इकट्ठे करते रहते हैं, उनको दवाइयों से बहुत ही ज़्यादा परहेज होता है। मेरी तो एडवाइस ये होती है कि 1 महीना आप दवाई लेके देख लो, फिर बंद कर देना। वह साइंटिफिक नहीं है, मतलब बुक्स नहीं कहती कि बंद करना, बट प्रैक्टिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बंद करके देख तो लो कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। सही बात। आपको नहीं जमेगी बात तो आप मत लेना। हम टेस्ट ड्राइव भी तो लेते हैं ना गाड़ियों की। हाँ, सही बात है। हम आउटरेटली रिजेक्ट ही करते हैं किसी गाड़ी या बाइक को बिना देखे। हस्बैंड वाइफ भी जब बनते हैं, शादी करते हैं, तब भी तो हम बातचीत करते हैं ना पहले। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया, मेरे मन में तो इतना डर बैठ गया कि अपने मेरे बच्चे होंगे या कोई भी बच्चा मेरे से अगर पूछता है शादी के बारे में, तो मैं तो कहता हूँ घूम लो भैया, पिक्चर देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट कोई ग्रॉस प्रॉब्लम होगी तो पता लग जाएगा। कई बार वो पुराने कल्चर की आड़ में गलत चीज भी आपको पेश की जा सकती है, सही और बाद में आपको जिंदगी भर रिग्रेट करना पड़े और अपना ही ट्रीटमेंट कराना पड़े, जो मैंने बहुत लोगों का किया है। दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। तो जिनको एपिसोडिक इलनेस है उनको कभी कभी दवाई दे के काम चल जाएगा, पूरी जिंदगी वो बढ़िया काटेंगे विद मेडिसिन। और जब वो ठीक चल रहे होंगे तो काफी सालों के लिए बंद भी रह सकती है। बट अगर वो कोई 70% कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिसमें पूरी रिकवरी आती नहीं है, तो उसमें तो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। जब भी आप बंद करेंगे प्रॉब्लम आएगी, और इसमें नेगेटिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे, जिसमें काम करने की ड्राइव कम होगी, बातचीत कम करना, इमोशनली रिस्पॉन्स कम करना, उसमें फिर इशू रहता है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, तो जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो आपकी केयर होती है। और वो मैंने आपको बता दिया सिनेरियो कि जब माँ बाप नहीं रहते, 40 to 50% भिखारियों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। जो ऐसे ही बैठे होते हैं, जो भीख नहीं मांग रहे थे, साइड में बैठे होते हैं। ये रिसर्च कहती है। और अनफॉर्चुनेटली तिहाड़ जेल में मैंने उन लोगों को देखा है, और ट्रीट करने से फायदा भी हुआ है। That's great, sir. That's a hope for such मेरे patients. एक सीनियर साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैं डॉक्टर रूप सिधाना, गंगानगर में। अच्छा। वो तो हेल्प करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो ऑन रोड्स पे होते हैं। अच्छा, ओके। मतलब इस तरह के पेशेंट्स को जिनको बांध के रखा हुआ है। एक और डॉक्टर भी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो सिंगापुर प्रैक्टिस करते थे, शायद वो इंडिया आते थे ऐसे पेशेंट्स को ढूंढने के लिए। अच्छा, और उनकी जिंदगी बदलने के लिए। अरे वाह। कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ दवाई देनी है, वो ठीक हो जाएंगे फॉर वट एवर रीजन्स, इमोशनल, रिलीजियस, योर ओन फंडास। और ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब लोग हैं या कम एजुकेटेड हैं वो कम अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अमीर लोग भी उतने बेवकूफ हो सकते हैं और एजुकेटेड भी हो सकते हैं। दवाइयों को लेकर, खासकर साइकेट्री दवाइयों को लेकर कि बहुत ज्यादा इस तरीके से फैला हुआ है कि ये जो है फायदा नहीं करती हैं, और ये बस दिमाग खराब कर आपको जो है राइट बुद्धि कम हो जाएगी आपकी, आप नशेड़ी बना देंगे, डॉक्टर आपका नाजायज फायदा उठा रहा है। ये कॉमन थीम है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। सो स्किज़ोफ्रेनिया के बाद हम थोड़ा सा समझते हैं डिप्रेशन को सर, क्योंकि बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं इसको, आजकल अवेयरनेस बढ़ी है। बिल्कुल। पर इसके साथ साथ एक और जो दूसरी चीज़ भी आई है लेबलिंग की। कई बार कहते हैं कि बहुत जल्दी खासकर आज का यूथ जो है लेबल करना भी शुरू कर देता है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग समझते हैं कि क्या सच्चाई है डिप्रेशन की, और क्या इस तरीके की लेबलिंग भी हो रही है, आपने देखी है, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए मैम, लेबलिंग तो स्किज़ोफ्रेनिया की होती है। मैंने तो शाहरुख खान का इंटरव्यू भी देखा है जिसमें बोलता है आई एम स्प्लिट पर्सनालिटी, आई एम स्किज़ोफ्रेनिक। अब वो बहुत पुराना इंटरव्यू मैंने देखा था, पता नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे, अब कोई गूगल पे लोग सर्च करेंगे तो कई बार ना वर्ड हैपनिंग बन जाते हैं। यू आर स्किज़ोफ्रेनिक, ठीक है। सिमिलरली आई एम डिप्रेस्ड, राइट। डिप्रेशन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, आई एम डिप्रेस्ड। लेट मी डिफाइन व्हाट इज डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू DSM-5। ठीक है। DSM इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, मतलब 5th एडिशन, अब तो TR भी आ गया, टेक्स्ट रिवाइज्ड, ठीक है। तो उसके हिसाब से 9 क्राइटेरिया होते हैं जब डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें से 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, ठीक है। इससे भी एक और जो हमें बात समझनी चाहिए, कुछ लक्षण होते हैं वो कुछ समय सीमा के लिए होने चाहिए और उसकी वजह से आपको नुकसान होना चाहिए। ठीक है। तो ये 9 लक्षण अगर हैं भी और वो समय सीमा नहीं पूरी हो रही तब भी डायग्नोसिस नहीं बनेगा, और अगर समय सीमा पूरी हो गई और उससे नुकसान नहीं हो रहा तब भी डायग्नोसिस नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो 2 एग्जांपल, 2 जो मेन सिम्टम्स हैं वो है डिप्रेशन है तो मन उदास है, या हिंदी में अवसाद बोलते हैं, तो मुझे भी नहीं पता था, गूगल करके मैंने भी ढूंढा था। तो सैडनेस ऑफ मूड होगा, मन उदास होगा, रोने का मन करेगा। एनिडोनिया उन चीज़ों में भी मन लगेगा जिनमें पहले मन लगता था। अच्छा। और इसका अगर कोई फॉर्मूला याद करना है तो सीज कैप्स करके फॉर्मूला है। तो ऐसे सैडनेस ऑफ मूड, आई से लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयबल एक्टिविटीज, जी से गिल्ट फीलिंग्स, आत्मग्लानि,
मुझे एक इंटरेस्टिंग केस याद है, मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें था कि एक डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट था उसने डीएनसी की, मतलब किसी की यूट्रस की, और वो यूट्रस परफोरेट हो गई। परफोरेट मतलब यूट्रस में छेद हो गया। अब एज ए नॉर्मल लोग तो लोग सोचेंगे बहुत खतरनाक चीज़ होगी, बट अगर जो गायनी या ऑब्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, इट कैन समथिंग विच कैन हैपन। तो इसलिए उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया खुद ही। अच्छा, तो बड़ी उस तरह से न्यूज़ आ रही थी जैसे कितना महान डॉक्टर है। मुझे डाउट हो रहा था कि डिप्रेशन ना हो। अच्छा, सिमिलरली एक बार एक पेशेंट एडमिटेड था एम्स में जब मैं पीजी कर रहा था, तो उसकी जो सिस्टर थी वो प्रधानमंत्री का कुछ फंड देखती थी। अच्छा, तो वो डिप्रेशन में था, सिवियर और सुसाइडल भी था। तो उसने कहा कि जो मेरी बहन है ना, ये लोगों का पैसा खाती होगी। हल्ला मचाना शुरू कर दिया, सीन क्रिएट हो गया हॉस्पिटल में ना, वार्ड में, कि ये पैसा खाती है इसलिए हमारी फैमिली का अनिष्ट हो रहा है, ये है। अच्छा, अब कर रही होगी, खा भी रही होगी, अपने बेटे पे, वो अपने भाई पे भी कर रही थी। हाँ, खा लेती होगी 15-25% जो भी प्रधानमंत्री योजना से मिलता है हमारे देश में इतना तो रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो भाग गई थी वार्ड से। अच्छा, तो उसके भाई को डिप्रेशन की वजह से गिल्ट फीलिंग्स हो रही थी। अच्छा, कई बार पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी होती है। हम डिल्यूजन की बात कर रहे थे ना, घर वाले पेशेंट यहाँ तक बोल देता है कि पड़ोसी के बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। गिल्ट कैन गो टू दैट लेवल आल्सो, बट इट विल बिकम डिल्यूजनल। तो जी से गिल्ट होगा, ई से लैक ऑफ एनर्जी, थकावट, कमजोरी। इसमें एक टायर्डनेस और वीकनेस वर्ड होता है। अच्छा, हल्का सा काम करके आप थक गए जो आप नहीं थकते थे। वीकनेस मतलब बिना काम करे आप थक गए, जो नई जनरेशन के साथ पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आई गॉट दैट, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कि कैप्स के बाद सी से बात करेंगे कंसंट्रेशन की। काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में हो चाहे मोबाइल देखना, उसमें भी मन नहीं लग रहा। ठीक है। ए से आएगा एपेटाइट, भूख कम या ज्यादा होना। कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन है तो मन उदास होगा तो भूख कम लगेगी, नहीं। इमोशनल ईटिंग भी होती है जिसको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी कहते हैं। हाँ, बहुत होती है। हाँ, मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ तो मेरा हमेशा चॉकलेट खाने का मन करता है। चॉकलेट डार्क, तो मैं डार्क चॉकलेट खाता हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो। अदरवाइज मीठी चॉकलेट खाने का अपना ही मजा है। गिल्टी प्लेजर। तो भूख ज्यादा भी लग सकती है, कम भी। डिप्रेशन में लोग मोटे भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जब डिप्रेशन की कभी बात करेंगे तब जाएंगे। पी से होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकी मीन्स माइंड, मोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो डिप्रेशन का पेशेंट जैसे कार्टून में नहीं दिखाते, या मुझे याद है क्रिकेट में जब कोई जीरो बनाता तो डक चलती थी, डक। तो गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके हुए, आंखें नीचे। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। मोटर, स्लो चलना। इसका अपोजिट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना, कि बच्चा लेट हो गया, इधर से उधर चक्कर लगा ले, तो वो डिप्रेस तो नहीं है, बट एंग्जाइटी तो उनको भी हो रही है। राइट। तो ये जो सारे लक्षण होंगे सारे लोग रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट क्या ये सिम्टम, ड्यूरेशन और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। साइकी मतलब माइंड में, जैसे हमारी बुक में लिखा है फिर साइकोपैथोलॉजी में, माय थॉट्स आर गोइंग थ्रू ए जेली। अब जेली अगर लोगों को नहीं समझ आता, नए बच्चों ने तो खाई होगी जेली। जैसे आप स्विमिंग पूल में चलते हैं तो आपको चलने में दिक्कत आती है, तो आपको लगेगा मेरे विचार भी धीरे धीरे चल रहे हैं। मेरे विचार नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छा, ओके। फिर ऐसे होगा स्लीप, नींद कम आती है। इसमें भी ये हो सकता है, जब मेरे बेटे को स्ट्रेस होती है उसको नींद बहुत ज्यादा आती है। अच्छा। जब मेरे को स्ट्रेस होती है मुझे नींद कम आती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो नींद आपको ज्यादा भी हो सकती है, नींद आपको कम भी हो सकती है। उसके बाद सुसाइडल थॉट्स होना। कई लोगों को लगता है कि सुसाइड इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन। द बुक में ऐसा नहीं है। पैनिक अटैक में भी लोग सुसाइड कर सकते हैं, अल्कोहल की वजह से भी सुसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर सुसाइड, बट इट कैन बी इन स्किज़ोफ्रेनिया आल्सो, बाइपोलर आल्सो। अच्छा। एंड इंटरेस्टिंगली एक पैरासुसाइड बोलते हैं एक्चुअली, या सूडो सुसाइड भी बोलते हैं, बट पैरासुसाइड इज द मेन वर्ड। इसमें लोग अपने यहाँ पे कट लगा देते हैं। जो बच्चे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि बाइक ले दो, मुझे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो मैं छलांग मार दूंगी। I got that. So that is also a symptom. That is different, altogether different. Okay. तो इन 9 में से जब 5 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया मेन होता है सैडनेस, मूड और एनिडोनिया। ऐसा 2 वीक्स, नॉट 15 दिन, 2 हफ्ते से ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर ने बड़ी खिंचाई की थी। मैंने कहा था 15 दिन नहीं होता, बुक्स में 2 वीक्स लिखा है। अच्छा। 14 डेज। और उसकी वजह से नुकसान होता है। अच्छा, ओके। जैसे सुबह किसी को उदासी हुई, उसका ब्रेकअप हो गया, शाम को दोस्तों ने बोला चल दारू पीते हैं, उसका मूड ठीक हो गया, दिस इज नॉट डिप्रेशन। बट नॉर्मल लोग बोलेंगे ये डिप्रेस्ड हो गया, चल इसको घुमा ले चल। दैट इज नॉट डिप्रेशन। व्हेन यू एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एज अ साइकियाट्रिस्ट से इट इज डिप्रेशन, तो वी मीन these are the 9 criteria, out of these 9 5 should be present, out of this 5 at least 1 should be present. अब ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट ये है कि पेशेंट से हम बात करते हैं तो पेशेंट आते ही बोलता है आजकल मन बहुत उदास रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, नींद नहीं आ रही ठीक से, भूख नहीं लग रही।
4 क्राइटेरिया तो पूरे हो गए, अभी बात भी पूरी नहीं हुई। राइट। तो कई बार तो 5 मिनट में डायग्नोसिस बन जाता है। बाकी जो टाइम स्पेंड करना होता है वो तो पेशेंट की तसल्ली के लिए होता है कि उनको लगे कि मेरी बात सुनी गई और उसके बाद ट्रीटमेंट किया। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि डिप्रेशन जो है वो बहुत, जो नई जनरेशन है, जो वोक जनरेशन है, जो मेरे बच्चों वाली जनरेशन है, 20 साल 15 साल वाले जो है, वो लोग तो लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं और कई बार मैं डिप्रेस्ड हूँ। तुमने मुझे डिप्रेशन दे दिया। तो उसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ओसीडी, बहुत सारे डायग्नोसिस आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलता है मुझे डिप्रेशन है, उनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है। पेशेंट बोलता है इसको डिप्रेशन है, उसको मेनिया होता है। पेशेंट बोलता है इसको डिप्रेशन है, उसको ओसीडी होती है। अच्छा, ओके। तो डिप्रेशन का मतलब है इसको कोई मानसिक परेशानी है, बस इतना ही है। बिकॉज़ पीपल डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ डिप्रेशन एंड दे आर ओके विद इट, दे आर यूजिंग इट एज एन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन वी प्रोफेशनल यूज इट इज साइंटिफिक, वी हैव टू हैव सम बेसिस। राइट। और उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि वो अपने बच्चों से ही बात नहीं करता। मेरे को एक याद है बहुत अच्छे से, मेरे एक सीनियर ने पेशेंट देखी थी, वो बोलती थी कि मेरे बच्चा जो पायल पहन के छुन छुन की आवाज आती है वो भी मेरे कानों में चुभती है। दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ एनिडोनिया। अच्छा। जिस चीज पे उसको अच्छा लगता था, प्राउड फीलिंग आती थी अपने बच्चों को लेके, उसी को लेके परेशानी हो रही है। दैट इज एनिडोनिया, क्लासिकल एनिडोनिया। कोई बंदी शॉपिंग करती है आजकल, वो शॉपिंग ही नहीं जा रही, दैट इज एनिडोनिया। आई गॉट दैट। सर, डिप्रेशन जो है उसके लिए मेडिकेशन कितना कारगर है और थेरेपीज, क्या थेरेपी उसका ऑल्टरनेट हो सकता है या मेडिकेशन पे जाना चाहिए? देखिए मैम, डिप्रेशन को ना हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। स्किज़ोफ्रेनिया तो मैंने खुले में बोल दिया कि वो साइकियाट्रिस्ट का डोमेन है। राइट। उसमें भी काउंसलिंग का रोल है। उसमें काउंसलिंग का रोल है साइको एजुकेशन टू द फैमिली, और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट ठीक है, और उसकी कोपिंग स्किल्स को बेटर करना, उसको ये एड्रेस करना कि कब उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है और कैसे ट्रीट करना है, कितने साल मेडिसिन चलेगी, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। मैं बीच में डिप्रेशन से एक थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूँगा, क्योंकि एक बाइपोलर के पेशेंट आए थे जिनको डिप्रेशन था। कभी उनको मेनिया होता था, कभी डिप्रेशन होता था। ठीक है। उन्होंने 6 डॉक्टर्स को दिखाया, 6 के 6 बार वो ठीक हो गए। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर ने उसको ठीक नहीं किया उनको। अच्छा, ओके। बट मैंने उनसे पूछा आपने डॉक्टर बदले क्यों? कहते वो ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा लेकिन बाइपोलर में तो कभी मेनिया और डिप्रेशन तो हमेशा ही हो सकता है। कहते ये किसी ने बताया नहीं। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि रिकर करती है दोबारा से आ सकती है। मैं प्रोफेशनल, मतलब मुझे अपने प्रोफेशनल्स की जिम्मेवारी माननी पड़ेगी कि एजुकेट नहीं किया। राइट। क्योंकि जब मैंने उनको एक बार बताया तो मैंने उनको ये भी बताया कि सर्दियों में तेजी के लक्षण आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन नहीं हो सकता, सॉरी, विंटर्स में डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर जब सीजन चेंज होता है। जैसे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, जो इंडिया जहाँ रहता है, या यूरोप या अमेरिका, तो उसमें अक्टूबर और सितंबर के महीने में जब सर्दियाँ चेंज होने लगती है तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्योग्राफी के हिसाब से। उसी तरह जब मार्च और अप्रैल का सीजन आता है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के रिलैप्स होने के चांसेस, अच्छा, ओके, और मेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत बार मजाक करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ जो फ्रेंडली हो जाते हैं कि होली दिवाली पे मिल जाया करो, ठीक रहोगे। तो साल में 2 बार दिखा भी लिया और उनको याद भी हो गया कि होली जो है वो मार्च में आती है, दिवाली जो है वो अक्टूबर नवंबर में आती है। तो जो फ्रेंडली हो जाते हैं, सबको तो नहीं बोलता मैं। तो क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स ने सिखाया था कि अगर आप ये पूछोगे ना कि बीमारी कब हुई थी, तो हो सकता है पेशेंट को याद ना हो, बट आप पूछो कि राखी से पहले हुई थी, दिवाली के बाद हुई थी, तो पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर, बिकॉज़ फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट। हां, बट मैं बोलता हूं वेस्टर्न कल्चर पे नहीं जाना चाहिए, हमें अपने कल्चर की बात करनी चाहिए। आई गॉट दैट। पर मैं कह रही हूं इतना इंपॉर्टेंस है मंथ्स का कि मंथ सीजन चेंज का, सीजन चेंज। जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, मतलब कई डॉक्टर्स होते हैं जो कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, तो नई पोस्टिंग जब यहाँ से तो लोग बड़ा हाई फाई बन के जाते हैं, बट वहाँ जाके नमस्ते लड़ने या डंकी बन जाता है, जो भी होता है। तो पोस्टिंग तो वो मिलती है जहाँ दूर होती है। तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि मेरी कल एक पेशेंट आई थी जो कनाडा रहती थी, तो 8 महीने वहाँ विंटर्स होती है। मैं तो कनाडा नहीं गया कभी, तो 8 महीने विंटर्स होती है, 4 महीने जो है वो समर्स होती है। तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग वेरी सनी डे। दिल्ली में रह के कौन सा सनी डे, यहाँ तो रोज ही सनी डे होता है, किसी दिन धूप नहीं आती है। सो डिप्रेशन का सर ऑनसेट क्या रहता है और इसका भी क्या जेनेटिक रीजन ज्यादा है या इसमें एनवायरमेंटल रोल तो प्ले करता है? और बट ये है कि इसमें प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे थे तो हमने 1% की बात की थी। अगर हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो मेल्स में 15%, तो 6 में से 1 हो गया। अच्छा, ओके। और मेल्स में बोला मैंने शायद, हाँ, मेल्स फीमेल्स में 1:25% हो गया, तो 1:4 की रेशो हो गई। अच्छा। इनको पीरियड्स होते हैं, फीमेल्स को काफी फीमेल्स रिलेट कर पाएंगे। काफी फीमेल्स को प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है। पीरियड्स होने से 4-5 दिन पहले मूड खराब होना शुरू हो जाएगा,
और पीरियड्स होते ही 5-6 दिन में मूड ठीक भी होना शुरू हो ठीक हो जाता है, राइट। तो फीमेल्स में डिप्रेशन ज़्यादा इसलिए होता है, उसमें हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरेस्टिंगली बुक में डॉक्यूमेंटेड है, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं, बिकॉज फीमेल्स के पास फाइनेंशियल पावर कम होती है, इकोनॉमिकली सोशली उनकी रिस्पेक्ट कम की जाती है। अब साइंटिफिक फैक्ट तो यही है, राइट, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं खुद उसके फेवर में हूँ, बट 90% पैसा जो है वो मेल्स की पावर पे होता है, 10% फीमेल्स की पावर में होता है, तो वो फर्क पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस का फर्क पड़ता है, चाइल्ड बर्थ के बाद डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट, हार्मोन्स so के these are the चेंजेस reasons होते हैं, learned helplessness फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, राइट राइट। तो वो ये जो साइको सोशल बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से फीमेल्स में डिप्रेशन मेल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, डिप्रेशन की जो ऑनसेट की यूजुअल एज है वो 40 है। 40। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया की 15 से 25 या 35 के बीच में है, बट डिप्रेशन की 40 है। तो क्या 10 साल के बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है, चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अगर किसी को 20 साल की उम्र में डिप्रेशन हो रहा है तो उसके बाइपोलर होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय सिर्फ डिप्रेशन होने के। बिकॉज जो बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है, उसकी यूजुअल एज 20 है। ओके। तो कई बार जब 40s में डिप्रेशन होता है तो लोग उसको मिड लाइफ क्राइसिस से जोड़ लेते हैं, नहीं समझ पाते। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जैसे आपकी हड्डी टूटी है, तो आपको कोई राय नहीं देगा कि आप वॉक करो, आप रनिंग करो, ठीक है, और अगर आप मेट्रो में जाओगे लोग आपको सीट भी दे देंगे, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है तो कोई देख ही नहीं सकता, वो बोलेगा आप वॉक करो, आप भागने जाओ, आप पेप टॉक करो, आप कपिल शर्मा का शो देखो। जब किसी को डिप्रेशन होगा उसको पता लगेगा। जब पोस्ट कोविड मुझे 2 बार हुआ है, मैंने एग्जैक्टली चेक तो नहीं कराया था, बट सिम्टम कोविड को मैच करते थे। उसके बाद लॉन्ग कोविड बोलते हैं, तो 6-6 महीने के लिए आई एम ए रनर, आई डू मैराथन रनिंग, आई डू हाफ मैराथन, फुल मैराथन, आयरन मैन। 6 महीने तक आई नॉट यूज्ड टू लाइक टू रन, आई ओनली यूज्ड टू सी पेशेंट्स, आई यूज्ड टू स्लीप, नॉट एबल टू स्लीप फॉर मोर देन 2 to 3 hours at a stretch, and I felt depression, I was feeling happy. It will sound very sadistic. I could understand pain of my patients. Right, I can And that was only post-viral weakness I had. Because एक बार मुझे herpes zoster हुआ था आँख पे, यहाँ निशान भी एक हल्का सा मेरा, तो भी post zoster for 1 month I was depressed. अच्छा, ओके। क्योंकि पोस्ट वायरल कई बार टाइफाइड होता है, उसके बाद लोग दुखी हो जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। उसी तरह कई बार वायरल इलनेसेस के बाद डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं हल्के फुल्के, और वो चले भी जाते हैं। राइट, ओके। मुझे हुआ, और आप मानेंगे मैंने वो सब कुछ ट्राई किया जो लोग बोलते हैं, सैर करना, सैर तो मैं पहले भी करता, मुझसे होती नहीं थी। अच्छा, ओके। मेडिटेट करने की ट्राई करना, अपने बच्चों और वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, अपने पापा से जाके उनका मूड ठीक करना, और मैं तो दुखी था। और लगता राजीव ऐसी जिंदगी काटनी पड़ेगी, और मैं तो खुद साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैंने क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, डिप्रेशन, अब मैं खुद ही साइकियाट्रिस्ट हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लग रहा था चला जाएगा। उसके बावजूद मेरे मन में ऐसे ख्याल आते थे कि राजीव जिंदगी ऐसी कटेगी तो कैसे काटेगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को डिप्रेशन हो, वो उससे बाहर निकले, तो उसके बाद उनको समझ आए कि डिप्रेशन होता क्या है। सिर्फ पेप टॉक देने से कि हो जाएगी, बन जाएगी बात, ऑल इज पॉजिटिव, ऑल इज वेल, सब कुछ आसान है, नहीं है सब कुछ आसान, बहुत मुश्किल होता है। कई बार पेशेंट्स रोने लग जाते हैं, तो मैं उनको घर वालों को बोलता हूँ कि इनको पेप टॉक मत दो, इनको बोलो कि हम तेरा दर्द समझते हैं। पेशेंट अगर रोता है तो मैं उसको कभी क्लिनिक में नहीं बोलता मत रो, उससे इमोशंस क्लियर हो जाएंगे। और कई बार अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन में पेशेंट की ये हालत होती है, घंटों रोने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं मिलती। नाउ इट इज अ सीरियस काइंड ऑफ डिप्रेशन, यू नीड मेडिसिन, वेदर यू लाइक इट, you don't like it, you want to suffer it। जैसे हमने थोड़ी देर बात की कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो भीख मांग रहा है वो 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक है। राइट सर। तो हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। इलाज पॉसिबल है, डायग्नोसिस पॉसिबल है, फिर भी हम अपनी अज्ञानता की वजह से नहीं करा रहे। आप सब कुछ कराओ ना। आई गॉट दैट सर। सो सर, इसका क्या मेन कारण लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस, जो बोलते हैं कॉर्टिसोल लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक रहता है, स्ट्रेस, वो ना डिप्रेशन नहीं आएगा, वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में आता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अपने आप में एक अलग कैटेगरी है जो स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर आती है। अच्छा, ओके। हमने बात की थी कोविड की, कोविड जो आएगा वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंडर आएगा, क्योंकि उसमें सीवियर स्ट्रेस थी। राइट, समबडी इज डाइंग लेफ्ट एंड राइट, समथिंग इज हैपनिंग व्हिच यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। यूजुअली जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो वर्ड यूज होता है सोल्जर्स के लिए,
कि उन्होंने ऐसी मारकाट देखी, ऐसा कुछ जिंदगी में देखा जो आपको सोचने को भी नहीं मिलेगा। जो कमांडोज हैं, जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, सही बात है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। माय ओन फादर वाज इन नेवी, ही हैड आल्सो फॉट अ वॉर ऑफ 1971 जो पाकिस्तान के साथ था। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्चुअली वियतनाम वॉर के बाद बना था, जो अमेरिकन्स ने के वेटनर सोल्जर्स गए थे, उनमें देखा गया था कि कुछ चेंजेस हैं वो नॉर्मल नहीं है, अलग हो गए, जो बाद में ठीक भी हो गए। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जिसमें उसमें वर्ड यूज होता है लाइफ इवेंट्स। अब लाइफ इवेंट क्या होगा? बच्चा पैदा हुआ, ये भी एक इवेंट है। बच्चा 5 साल तक घर में रहेगा, आजकल तो घर जल्दी स्कूल भेज देते हैं, उससे स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा। तो मैंने तो अपनी बेटी को प्ले स्कूल भी नहीं भेजा था इसलिए, तो बिकॉज दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल। अब ऑप्शन ही नहीं है पेरेंट्स के पास, बच्चा बहुत यंग है तो एक अलग मुद्दा है, बट अगर घर में फैमिली मेंबर तो 3 साल से पहले भेजने को खास लॉजिक नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी इमोशनली सिक्योर नहीं हुआ और आप पहले ही भेज रहे हैं तो वो इनसिक्योर हो रहा है। जो बहुत ही कंफर्टेबल है, सोशल लाइट है, बाद में पॉलिटिशियन बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, उसके लिए तो ठीक है, बट जो इंट्रोवर्ट है, अनकंफर्टेबल फील करता है, रोना धोना करता है, उसके लिए तो टॉर्चर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो उसके बाद स्कूल जाएंगे, स्कूल में आपके दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, टीचर आपको पसंद करेगी नहीं करेगी, आप पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं कि नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं। उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, फिर आप जॉब करेंगे, इन बिटवीन आपकी कहीं शादी होगी, आप कुछ लाइफ में करेंगे, तो ये सारे लाइफ इवेंट्स हैं। राइट। तो कई बार लोग लाइफ इवेंट्स को लेके एडजस्ट नहीं कर पाते, और इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है ब्रेकअप। ओके। शायद ही कोई है जिसका दिल नहीं टूटता, मतलब अगर मुझे फिगर या पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, मैं इसका वो तो नहीं दे पाऊंगा सोर्स, बट 98% लोगों की तो पहले प्यार से शादी नहीं होती। अच्छा, ये जनरलाइजेशन हो गया आपका ठीक है। और मेरा भी जो क्रश था वो स्कूल था, उससे तो मेरी शादी नहीं हुई है ना। I got that. 2% की जिनकी शादी होती है उनकी भी लॉटरी नहीं लगती, वो भी तुक्का होता है। समझ गई। तो देयर इज नो गारंटी कि जिनकी 2% की पहले प्यार से शादी हुई है, जो फिल्मों में गाने बनते हैं वो बहुत ही, और जो फिल्मों वाले हमें प्यार सिखाते हैं उनकी अपनी शादियां तो चलती नहीं है। सही है। अब आयरनी बड़ी मजेदार है लाइफ की। और मैं खुद जानता हूँ अपनी लाइफ में, कुछ लड़के या लड़कियां बोलते थे मैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम राहुल रखूंगी या राज रखूंगी। तो इंटरेस्टिंग नाम राजीव है, मेरी वाइफ बोलती राज है मुझे, जब वो अच्छे मूड में होती है, जब नहीं बुरे मूड में होती तो राजीव। I got that. तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है? ब्रेकअप हुआ, जॉब में आप, कई बार इंटरेस्टिंग लोगों को लगता है स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होती है, नो नो नो। कई बार लोगों का प्रमोशन होता है, वो लीडरशिप रोल हैंडल नहीं कर पाते, उनको स्ट्रेस हो जाता है। राइट। कई बार जो बच्चे, मेरी एक क्लासमेट थी MBBS की, शी टोल्ड मी जब 6th में मैं फर्स्ट आई ना, वो मेरी वर्स्ट डे था जिंदगी का। मैं कभी फर्स्ट आया नहीं, मैंने कहा ये कैसे वर्स्ट हो गया, क्योंकि उस पर हमेशा मुझे प्रेशर रहता था और घर वालों का कि मैं फर्स्ट आऊँ। सर दैट इज टू ट्रू कि आप जितना मतलब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो उसको मेंटेन करने का प्रेशर जो है, लोग होते हैं वो लोनली ज्यादातर क्यों होते हैं? बिकॉज वो टीम प्लेयर नहीं बन पाते कई बार, और उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, दे डोंट वांट टू कम डाउन, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि इफ दे परफॉर्म दिस इट इज ओके, इफ दे परफॉर्म दिस इट इज नॉट ओके, तो उनकी नॉट ओके ही रहता है सारा टाइम। राइट। तो वो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, उनमें माइग्रेन ज्यादा होता है, एंजाइटी ज्यादा होगी, एडजस्टमेंट इश्यूज ज्यादा होंगे। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इज डिफरेंट। डिप्रेशन, काफी लोगों को ये मिथ है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट विल हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, व्हिच इज नॉट ट्रू। ओके। इट कैन बी बायोलॉजिकल, इट कैन बी कंप्लीटली जेनेटिक। अब कल ही मैंने एक फैमिली देखी है, जो मैंने एक को डिप्रेशन के लिए देखा, वो अपनी सिस्टर को भी लेके आया था, अवेयरनेस बढ़ गई। अच्छा। हिस्ट्री ली तो उसकी मम्मी को भी डिप्रेशन है। अच्छा। क्योंकि जेनेटिकली आएगा। तो मेरे पास तो एक बार पेशेंट आया था, वो मतलब इंटरेस्टिंग पेशेंट था, थोड़ा रंगीन भी था, मेरे पास बीवी भी है, एक कीप भी है। अच्छा, ओके। पैसा भी है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे बच्चे भी सेटल हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल डिप्रेशन है। उसको हमारी भाषा में बोलते हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन। एंडोजीनियस मतलब आपके अंदर से जो न्यूरोकेमिकल हैं, जो मसाले हैं आपके दिमाग में, या मुन्ना भाई से जो वर्ड यूज किया था केमिकल लोचा, तो उसमें जो सेरोटोनिन केमिकल है बायोलॉजिकली आपका कम है। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग केसेस मिलते हैं, विंटर सीजन जैसे आजकल चल रहा है, तो विंटर सीजन में कई लोग शेयर करते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते ना, हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो उसमें 2 रीजन हो सकते हैं। अच्छा। एक कि मॉर्निंग वॉक करने से एक्चुअली सेरोटोनिन बढ़ता है। कल बल्कि मेरा भी यूट्यूब वीडियो शूट है, तो आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेरोटोनिन विदाउट मेडिसिन। अच्छा। क्योंकि ये इन डिमांड टॉपिक है, राइट। वीडियो गार्ड, तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था और मेरे को अपने पेशेंट्स याद आ रहे थे। तो विंटर सीजन में केवल लोग ठंड के मारे, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है तो लोग वॉक बंद कर देते हैं, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 11-12 बजे जब धूप निकल जाए तब वो वॉक पे जाएं, जब थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाए। तो वॉक बंद करने से कईयों को डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब उनको वॉक करने का सजेशन देते हैं दोबारा से, तो उनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है।
एक इसमें सीजनल रोल भी हो सकता है, जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था कि विंटर्स में इसलिए हो रहा है और माइल्ड हो रहा है, तो वो वॉक से पहले वॉक भी कर रहे थे और सीजन भी ठीक था, अब सीजन भी सर्दियों का आ गया और आपने वॉक भी बंद कर दिया। तो इट कैन बी बोथ और इट कैन बी वन, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। राइट, सो अपने आप ही बॉडी में इस तरीके से न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन, न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी आए, आपके लाइफ चेंजेस भी आए जिसकी वजह से। सो सर, डिप्रेशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाइपोलर भी अपने आप में बहुत ही कॉमन है, जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और कई बार लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं होती है। तो आई वांट यू टू टेल माय ऑडियंस अबाउट द बाइपोलर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। जैसे हमने डिप्रेशन की बात की, तो जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उन्होंने समझ लिया उसी की हेल्प लेते हुए आगे हम बात करते हैं। ठीक है सर। डिप्रेशन कैन बी यूनिपोलर एंड इट इज बाइपोलर। ये मेरी बनाई नहीं, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है सर। यूनिपोलर का मतलब है एक मरीज है, उसको सिर्फ डिप्रेशन होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा डिप्रेशन होता है, क्योंकि डिप्रेशन का नेचर होता है कि वो एपिसोडिक होता है। ठीक है सर। एपिसोडिक मतलब होगा, ठीक होगा, चला जाएगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है किसी को क्रॉनिक डिप्रेशन या लंबा हो सकता है, पर उसकी बात नहीं करते, वो रेयर होता है। ठीक है सर। अगर हम बाइपोलर की बात करते हैं तो नाम है बाइपोलर। तो एक ही इंसान में दो तरह के लक्षण होंगे। वैसे तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं, वी आर पोल्स अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे यूं अलग नहीं होंगे, यहाँ पे यूं अलग होंगे। एक बार ये बेस लाइन है, यहाँ से नीचे गए सिम्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ दो मेन की बात करते हैं, सैडनेस और मूड और एनीडोनिया, राइट, ठीक है। जैसे मैम हमने बात की डिप्रेशन की, डिप्रेशन में क्या पोल्स हैं, तो एक पोल नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दूर जा रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। ठीक है, ठीक है। अब ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, और कई बार क्या होता है, अब ये भी मैंने एक पेशेंट देखी थोड़े दिन पहले बाइपोलर की, अब वो मेरी बाइपोलर की पेशेंट है। तो उनको जब डिप्रेशन होता है तो उनको बहुत जल्दी होती है ठीक होने की। ठीक है। जब उनको हाई फेज आता है तो उनको ठीक नहीं होती, उनके हस्बैंड को जल्दी होती है। Okay, I got it. And they are very sweet patients. मतलब हस्बैंड भी बहुत केयरिंग है, और दोनों की बेटियों की शादी हो गई है उनके, और वो जो है ट्रैवल बहुत करते हैं। अच्छा, ओके। तो दे आर वेरी गुड कपल, मतलब आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड दे आर विद मी सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग। तो और उनकी बीमारी ना, हस्बैंड को भी बहुत केयरिंग है और वाइफ भी अपनी बीमारी को समझती है, तो बहुत अच्छे से उनका इलाज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, मीनिया में के सिम्टम्स आएंगे, इसमें 7 सिम्टम होते हैं। फॉर्मूला होता है डिग फास्ट। अच्छा, ओके। टी फास्ट में टी से स्टार्ट कर, फास्ट, स्लीपिंग लेस बट फीलिंग फ्रेश। 3 घंटे या उससे कम नींद आती है बट फिर भी फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट जो फैमिली मेंबर्स के लिए जिनमें ऑलरेडी बाइपोलर है और पहले मेनिया देख चुके हैं फैमिली, तो पहला जो साइन होता है कि अब इन्होंने रात को उठना शुरू कर दिया है 3 बजे 4 बजे, जो इंसान 7 बजे उठता था, और कभी मैगी बना रहे हैं, कभी गाने लगा के डांस कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। कभी फीमेल है तो बर्तन धो रही हैं, कुछ अपना ऑफिस का काम कर रही हैं, किसी को धमका रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अग्रेशन भी बढ़ता है कैसे? हाँ मैम, बढ़ता है। अच्छा, बल्कि लास्ट में वाइंड अप करते हुए ना स्किज़ोफ्रेनिया में भी एग्रेशन और मेनिया में बात करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारी मिथ्स हैं इसको लेके। अच्छा, ठीक है। टी से टॉकेटिवनेस, पेशेंट पहले से ज्यादा बात करने लगता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है जैसे एडीएचडी में भी लोग कई बार टॉकेटिव होते हैं, और मेनिया में भी होते हैं, बट मेनिया में क्या डिफरेंस होगा कि बीमारी से पहले वो नॉर्मल थे, अचानक टॉकेटिवनेस बढ़ गई। ओके, ठीक है। डिग फास्ट में ए से होता है इंक्रीज इन एक्टिविटी। तो जैसे मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर वॉक करता था तो उसने 20 किलोमीटर ही शुरू कर दी। मैंने एक्चुअली ऐसा पेशेंट देखा है जिन्होंने अपने ऑफिस पैदल जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बस की वेट नहीं कर पाते थे। अच्छा, और पैदल 10-12 किलोमीटर, इट इज नॉट नॉर्मल बाय एनी स्टैंडर्ड। आपको पसीने आएंगे, आप ऑफिस जाएंगे तो ठीक है। आई एम अ रनर, आई कैन अंडरस्टैंड। आई रैन 14 किलोमीटर यस्टरडे ओनली, बट दैट वाज प्लान्ड बिफोर माय क्लिनिक। ऐसा नहीं कि मैं क्लिनिक ही पैदल जाना शुरू कर दूं तो फिर मेरा फील भी खराब हो जाएगा। राइट, आई गॉट दैट। ठीक है मैम। तो इंक्रीज इन एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हमें बहुत कॉमनली देखने को नहीं मिलता, बट उसमें ये होता है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना है। और जैसे राम ने खाया आम, आम खा के गया वो सीता से मिलने, सीता ने की गीता से बातें। अब इसमें क्या है, आपको हंसी आने वाली थी, अभी मैं थोड़ा सा और लंबा चलता था। बट स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बात की थी लॉस ऑफ एसोसिएशन की। यहाँ पे क्या होता है, क्लैंग एसोसिएशन होती है, CLANG। अच्छा, ओके। वर्ड्स आर नॉट मीनिंगफुली कनेक्टेड बट दे राइम। आना जाना, खाना पीना, सीता गीता, अच्छा, इस तरीके, आम और शाम, ऐसे। सो दे आर सो फास्ट, दे आर नॉट कनेक्टिंग मीनिंगफुली, दे आर राइमिंग विद ईच अदर, जो गानों में होता है। अच्छा, एज अ साइकियाट्रिस्ट वी टेंड टू सी, बट बहुत कॉमन नहीं है, बिकॉज उससे पहले फैमिली मेंबर दिखा लेते हैं, क्योंकि मेनिया में तो सबसे पहले दिखाते हैं लोग। अच्छा, ओके।
क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। मैम आपको एक इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूँ, जो मैंने वीडियोस में भी शेयर किया। मैं फर्स्ट वीक जूनियर था, नॉट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट वीक। नहीं मैंने अच्छा। सेक्रेटरी ज्वाइन की थी और मेरा सीनियर एम्स में हिस्ट्री ले रहा था। अच्छा। और मुझे सिखा रहा था कि इधर फाइनल ईयर था, मैं बैठ गया। सर ही बोलते हैं सीनियर डॉक्टर, तो उसने कहा माता जी आपका नाम क्या? खींच के थप्पड़ पड़ा। चश्मा उनका नीचे गिरा। उसने कहा तू शेरा वाली माता को नहीं पहचानता? उनका एडमिशन हुआ, 3 हफ्ते में वो ठीक हुई। फैमिली सॉरी मांगती रही, बट मुझे पहली बार फिर मैंने घर जाके बुक पढ़ी, व्हाट इज वायलेंट पेशेंट्स, हाउ टू मैनेज इट, दिस एंड दैट। तो साइकियाट्री में एक प्रिंसिपल होता है कि यू शुड स्टैंड अराउंड 6 फीट अपार्ट, ताकि पेशेंट किक मारे, मुक्का मारे या थूके तो आप पे गिरे ना। तो मुझे वो पहले हफ्ते में ही समझ आ गया था। तो जो आप बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पहले हफ्ते में ही आपको मिल गया। लकीली आज तक मैं नहीं पिटा कभी अपने पेशेंट बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। और बल्कि वेस्टर्न मेरे क्लिनिक में भी ऐसा सेटअप नहीं है, वैसे आइडियली होना चाहिए। पेशेंट अंदर की तरफ बैठता है, डॉक्टर बाहर की तरफ, और उसके नीचे एक इमरजेंसी बटन लगा होता है जिसको वो दबा सके, अगर भागना हो तो भाग सके। आइडियल सेटिंग ऐसी होनी चाहिए। I got it. जैसे आपका दरवाजा पीछे है, तो मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट मुझे यहाँ बैठना चाहिए, अगर पेशेंट है तो उसको यहाँ बैठना चाहिए, ताकि मुझे भागना हो तो मैं भाग सकूं। समझ गई। मेनिया में तो कई बार ऐसा होता है, पेशेंट ने रंगीन कपड़े पहने होते हैं, वो आता है और गले ही मिल लेता है। अच्छा। पेशेंट आई लव यू बोल देती है। मेरा एक सीनियर था, उसने साइकियाट्री ज्वाइन की, पेशेंट ने आई लव यू बोला, उसने ब्रांच छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर ली। ओके। एक बार मैं एम्स में था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ मुझसे मिलने आए, पेशेंट ने सीधा उनके पाँव छू दिए, वो डर के भाग गए वार्ड से। और मेरा जो पहला पेशेंट था वो भी मेनिया, क्योंकि मेनिया ही पेशेंट देते हैं वैसे जूनियर साइकियाट्रिस्ट। तो अब मैं नया सिलेक्ट हुआ था एम्स में, तो मैं नए कपड़े पहन के जाता था, बड़ा शौक था कि भैया एम्स में सिलेक्ट हो गए। तो मैं उसका ब्लड सैंपल लेने लगा, लिथियम का ब्लड लेवल करना होता है 5 डेज के बाद। कहता मैं खून नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता आप मेरा ना खून बेच के नए कपड़े खरीद रहे हो। फिर जब उसकी वाइफ आती थी, वो सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट उसको टच करना पड़ता तो लग जाता था वार्ड में ही। अच्छा। तो हमें बोलना पड़ता था कि आप वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसा होता है, आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि देयर कैन बी इंक्रीज सेक्सुअलिटी, इंक्रीज रिलीजियोसिटी, इंक्रीज डोनेशंस। मेरे एक पेशेंट था, उसने नाई से बाल कटवाए और उसको अंगूठी दे दी हीरे की। फिर घर वालों ने पीट के वापस ली। अभी पीछे एक लड़की थी, ऊबर वाले को 5,000 टिप दे दी। आई गॉट दैट। तो ये मतलब एकदम से उनके अंदर रश आता है और वो उस समय उनका माइंड बंद हो जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा। उनको तो बड़ा मजा आता है, दे लव इट। आई गॉट दैट। पेशेंट्स लव इट, बट फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली सर। बट एक बार हाइपोमेनिया होता है। हाइपोमेनिया तो और भी मजेदार है। पहले मैं मेनिया एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। एक फास्ट फार्मूला की बात करते हैं, FAST हो गया। D से ग्रैंडियोस मूड, जो हमने मन बहुत खुश रहता है। अच्छा। पेशेंट से पूछते ही हैं खुश, बहुत खुश, वो बहुत खुश। अच्छा, ओके, ऐसा। दे आर ऑलरेडी हैप्पी। वैसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट जब एंटर करता है, उसने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं, 2-4 बातें की, आपसे गले मिला, 99% उसका मीन है। आई गॉट दैट सर। फैमिली मेंबर परेशान है, 3-4 लोगों ने पकड़ा हुआ है। मैं एक और इंटरेस्टिंग केस सुनाना चाहूंगा, मतलब वो भी मेरे इन टच में है। पेशेंट आए, 4 लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था। कहते डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मत कराओ, पकड़े रखो, मैं समझ रहा हूँ। मैंने उनसे बात की, उसका एडमिशन किया और वो ठीक हो गया। तो उन्होंने मेरे साथ, फैमिली मेंबर ने शेयर किया कि सुबह उसके झाड़ फूक कराने के लिए लेके गए थे। अच्छा। और वो रेसलर था। तो झाड़ फूक जब कराने के लिए गए तो उसने झाड़ा मारा, उसने मुक्का मारा और झाड़ फूक वाले का दांत तोड़ दिया। ओके। तो वो ट्रीटमेंट मोडालिटी फ्लॉप हो गई। अब दूसरा ट्रीटमेंट मोडालिटी, जैसे आयुर्वेदिक फेल हो गया या एलोपैथिक फेल हो गई, विल गो टू सम अदर मोडालिटी। राइट। उसके बाद वो फैमिली माफी मांगने गई। अच्छा, ओके। उनसे। तो मैम उसमें 2 सिम्टम्स बच गए मेनिया के। एक की वैसे हमने काफी हद तक बात कर ही ली है। DI में आई से होता है इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरल एक्टिविटीज व्हिच कैन हैव पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। जो इंसानी फितरत थी नहीं, बट बीमारी की वजह से बन गई। ओके। जैसे कोई पीता नहीं था, बट उसने पीना शुरू कर दिया। मैंने एक पेशेंट देखे थे, एक डॉक्टर के फादर थे। जब वो अपनी वाइफ को दिखाने आए थे, बट उन्होंने अपने पापा की बात की, तो उनको रियलाइज हुआ पहली बार कि उनके पापा को बाइपोलर था। क्योंकि वो कुछ महीनों के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा बोलने लगते थे, और उसके बाद गांजा फूकने लगते थे, और वो गांजा फूकना बंद कर देते थे। तो एपिसोड में ही गांजा फूकते थे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ओके।
तो कई लोग जब एपिसोड में आते हैं तभी ड्रिंक करना शुरू करते हैं, अदरवाइज नहीं। तभी डोनेट करना शुरू करते हैं, तभी रिलीजियस एक्टिविटीज आती है, अदरवाइज नहीं। तभी वॉक करना शुरू करते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ठीक है। या इतना वॉक कर लेते हैं कि अपनी घुटनों का बैंड बजा लेते हैं। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज पे टिक नहीं पाएंगे और यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। मैं अगर हम कॉन्वर्सेशन को समराइज करना हो तो हमने बात की स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसमें डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, बाकी सिम्टम्स इतने कॉमनली दिखते नहीं है बट होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और नेगेटिव सिम्टम्स। राइट। अगर हमने डिप्रेशन की बात की तो उसमें सैडनेस ऑफ मूड होती है, एनीडोनिया आता है, जो मेन क्राइटेरिया। अगर हम मेनिया की बात करते हैं तो जिससे फैमिली को बहुत जल्दी पता लगता है वो है नींद कम आना, बट फिर भी फ्रेश फील करना, ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। अक्सर ज़्यादातर खुश रहते हैं पेशेंट, बट इरिटेबल मेनिया भी होता है। अच्छा। तो उसमें 7 में से 3 की जगह 4 लक्षण चाहिए होते हैं। तो ग्रैंडियोस मूड की जगह चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्से, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये हार्ड कोर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जिनको साइकोटिक कैटेगरी में भी रखा जाता है, बट बाइपोलर में मेनिया के साथ साइकोसिस हो भी सकता है, नहीं भी, और डिप्रेशन के साथ साइकोसिस हो भी सकता है या नहीं भी। साइकोसिस को अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर प्रेजेंट है। क्योंकि सिर्फ माइल्ड डिप्रेशन भी हो सकता है जिसमें कोई डिल्यूजन या हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर ना हो, पेशेंट खुद भी समझता हो उसे उदासी है, और ऐसा भी हो सकता है उसमें डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, या गिल्ट हो जिसकी हमने बात की थी। अच्छा। या मेनिया में जैसे माता जी ने थप्पड़ मारा था तो उनको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी थी कि मैं शेर वाली माता हूँ, और जैसे मुक्का मार के उसने फेथ हीलर का दांत तोड़ा था तो दैट वाज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कि मैं हनुमान भगवान जी। ओके, सो मेनिया में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी काफी होता है। ओके, इवन स्किज़ोफ्रेनिया में भी हो सकती है, बट उसकी पिक्चर वो बहुत डीप हो जाएगा, इतनी डीप डिस्कशन की जरूरत नहीं। आई गॉट दैट सर। सर, बाइपोलर में मेनिया का और जो डिप्रेशन का कितना, मतलब पीरियड कैसे रहता है और कैसे चेंज होता है, कुछ इसका है? देखिए मैम, डिप्रेशन यूजुअली 6 months to 2 years तक लास्ट करता है, चाहे आप इलाज कराएं या नहीं। यूजुअली इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। ठीक है। मेनिया यूजुअली 3 to 6 months लास्ट करता है, चाहे आप इलाज कराएं या नहीं। अच्छा। जिनको सीजनल होता है उनके साथ अक्सर ये देखा गया है कि मार्च अप्रैल के महीने में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि होली के आसपास उनको तेजी आई और 3-4 महीने में वो ठीक हो गई। फिर उसका जब दिवाली आने लगी तो उनको उदासी आई, विंटर्स में उदास रहे, फिर जनवरी फरवरी में वो ठीक होने लगे। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, कुछ 15-20% होंगे जो क्लासिकली सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में लाइक करेंगे। उनको बाइपोलर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है और सिर्फ डिप्रेशन का सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। और ट्रीटमेंट गाइडलाइन सेम ही रहेगी जो स्किज़ोफ्रेनिया में थी। साल भर के लिए हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद अगर पेशेंट ठीक रहता है, मैं तो बेसिकली कोशिश करता हूँ सीजन निकल जाए। अच्छा, ओके। कि अगर किसी को अप्रैल में या मई में, मार्च में मेनिया हुआ था तो उसको ट्रीट करें मई तक। अच्छा, 2-3 बुक में नहीं लिखा, बुक में 1 year है, बट 2 years भी लिखा होता है कई जगह। उसी तरह डिप्रेशन का भी अगर किसी को विंटर में डिप्रेशन हुआ तो वो सीजन निकल जाए। अच्छा, क्योंकि अगर एक बार सीजन निकल जाता है और सीजनल है तो अगला सीजन भी उनका आराम से निकल जाएगा, एंड दे विल फील गुड अबाउट इट। अच्छा, ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दीज आर, इसमें ना एक लाइन होती है मैम, रिलैप्स इज अ रूल रादर देन एक्सेप्शन। इसका मतलब ये दोबारा नहीं होगा। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट अब मैं क्या करूँ, 90% चांसेस हैं कि दोबारा होगा, और 10% में अगर नहीं होगा तो शायद एपिसोड किसी मेडिकल इलनेस या नशे की वजह से हुआ होगा। I got it, क्योंकि कई बार लोग गांजा ले लेते हैं, उसकी वजह से उनको साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बात की थी, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन। अच्छा, ओके, आई गॉट दैट सर। तो ये बात है मैम। बल्कि अगर मैं रैप अप करने के लिए एक लास्ट केस डिस्कस करना चाहूँगा, उसमें लड़का था उनका कोई 17-18 साल का, और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था आईसीयू में। संडे का दिन था और मैं गया। तो जब मैं गया तो उसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस थी। तो मैंने उनसे पूछा, आपका बच्चा कोई नशा करता है? कहते नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अब सभी को लगता है बच्चे ऐसे नहीं, बट क्लिनिक पे बात करके लगता है बच्चे कई तरह के हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने किसी पार्टी में तो नहीं गया था? कहते हाँ, ये कल पार्टी में गया था, मतलब कल नहीं, सैटरडे को। अच्छा, संडे, मैं तो संडे को देखने गया था। उससे पहले उसका सीटी स्कैन और वो CSF एग्जामिनेशन और जो हो सकता था दुनिया का वो हो चुका होता। ठीक है। साइकेट्री में एक रूल है कि जब भी सडन या अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ इलनेस, सडन मतलब 2 हफ्ते और अब्रप्ट मतलब विद इन 48 आवर्स। अच्छा, विद इन 48 आवर्स अगर किसी को इलनेस होती है तो उसके ब्रेन में किसी तरह के इन्फेक्शन या सीरियस बीमारी होने की, इसीलिए सीटी स्कैन CSF की बात होगी, या फिर नशे के चांसेस सबसे ज्यादा। अगर वो मेरे पास आते तो मैं सबसे पहले मैं नशा देखते हैं। अच्छा, क्योंकि फीवर नहीं है, बाकी मेनिंजाइटिस के साइन नहीं है, एन्केफेलाइटिस नहीं है। तो जब मैंने उसके दोस्त को फोन लगाया, उसके सिम्टम्स से डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस बहुत ज्यादा था, और वो नशे में भी था काफी, और घर वाले बहुत परेशान थे। अच्छा, तो मैं उनको रिलीफ करना चाहता था, मुझे पूरा डाउट था कि वो नशा कर रहा है। अच्छा। और जब उन्होंने बोला कि वो बर्थडे पार्टी में गया था, तो फिर 18 साल की बर्थडे पार्टी थी। तो 18 साल में कई लोग बोतल निकालते हैं, कई लोग गांजा भी फूकते हैं। ये तो मुझे बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट पता है, ज्यादा अमीर है तो कोकेन भी लेते हैं। तो जब मैंने फ़ोन किया बर्थडे बॉय को, तो मैंने कहा ऐसा है, तेरा दोस्त एडमिटेड है, कुछ लिया तो बता दे। तो ही वॉज नॉट रेडी। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी। मैंने कहा देख ऐसा है, ये तो कुछ हो जाएगा, इसको पुलिस आने वाली है और तू फंस जाएगा, मैं तुझे बचा सकता हूँ। पता सर गांजा लिया था।
एंड आई टोल्ड द फैमिली मेंबर्स, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं इसको सुला देता हूँ और कुछ एंटीसाइकोटिक दे देता हूँ, लो डोज में, फिर हफ्ते में बंद कर देगी। बिकॉज एक नशा लेने की वजह से वो सिम्टम्स आए हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया जैसे हैं। अच्छा। और वो नशा खत्म हुआ, जैसे आपने पराठा खाया शाम तक खत्म, राइट, आपने नशा लिया 2-3 दिन में खत्म, राइट, हफ्ता 15 दिन अगर लक्षण रह भी जाएंगे तो रहेंगे, उसके बाद खत्म। जैसे आपने दारू पी शाम को, टल्ली आपने ऊत हरकतें करी, अगले दिन सुबह आप नॉर्मल, सही बात आपको है। याद ही नहीं है। तो फैमिली को मैंने फिर पूरी एश्योरेंस दी कि आप चिंता मत करो। बुरी बात यह है कि आपके बच्चे ने गांजा फूका है, अच्छी बात यह है कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। I got it. लास्ट कमेंट को सो सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई होप ये जो इतना आपने हमको पूरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बताया है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, इससे बहुत सारे लोगों की जानकारी बढ़ेगी इस बीमारी के बारे में। और अगर उनको ऐसा कुछ दिख रहा है अपने आसपास, अपनी फैमिली में, तो दे कैन कनेक्ट टू प्रोफेशनल। आपस में ही परेशान होने की बजाय कि ये क्या है, वो किसी प्रोफेशनल को कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग इनटू माय पॉडकास्ट चैनल एंड ये डिस्कशन करने। थैंक्स मैम। बेसिकली आपने, जब भी अवेयरनेस क्रिएट होती है उससे बहुत फायदा होता है लोगों का। राइट सर, टाइम बहुत बचता है, ज़्यादा। पैसा बचता है, उनको बीमारी के बारे में समझ आती है। और आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिव भी होती है, बट कई बार वो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है। तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि चीनी कब डालनी है और कब नमक की जरूरत है। राइट, कई बार हम अपना रिजिड माइंडसेट बना करके एक ही पहलू देखते हैं, दूसरे पहलू को देखना नहीं चाहते। और कई बार तो प्रोफेशनल्स भी ये बेवकूफ़ी करते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट को लुक डाउन कर रहा है, साइकियाट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को लुक डाउन कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट को लुक डाउन कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है दवाई की हम अपने बियॉन्ड जाने की और देखने की कोशिश नहीं करते कि दूसरे का क्या काम। जब हम सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं तो हम बोलते हैं तेरा केस है, तेरा केस है। जब प्राइवेट में होते हैं पैसे कमाने तो मेरा है, मेरा। आई गॉट दैट सर। There is a problem. यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।